हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आयनिक बॉन्ड में आगे चल रहे हैं। फजांस रूल पे डिस्कशन किया था अपन ने, अब उसकी एप्लीकेशन है फजांस रूल की कि फजांस रूल हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सॉरी। देखो, फजांस रूल का सबसे मेन एप्लीकेशन जो है वो है कोवेलेंट कैरेक्टर का पता लगाना, और कोवेलेंट कैरेक्टर के जरिए हम ये पता भी लगा सकते हैं कि कोई सॉल्ट, सुनना ढंग से, कोई सॉल्ट कितना आसानी से या कितना मुश्किल से थर्मली डिकम्पोज होगा। यस, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब लाइन सुनना ढंग से, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? सॉल्ट को गर्म किया और सॉल्ट टूट गया। लाइक बेरिलियम कार्बोनेट BeCO3 गर्म किया तो बेरिलियम ऑक्साइड और CO2 में टूट गया। जनरली बेटा जब किसी सॉल्ट को गर्म करते हैं, सॉल्ट को गर्म करने का मतलब नहीं कि सॉल्ट को पानी में डाल के उबाल रहे हैं। देखो, सॉल्ट होते हैं सॉलिड्स, और सॉलिड को गर्म करने से क्या होगा? तो आंसर कोई ना कोई गैस बनती होगी, वो गैस उड़ जाएगी। कभी कभी पूरा सॉल्ट ही उड़ जाएगा, कभी कभी बहुत बहुत थोड़े बार ऐसा होता है कि सॉल्ट ही पूरा उड़ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि सॉल्ट का एक पार्ट रेजिड्यू, जो ठोस वाला पार्ट है, वो तो रह जाता है और उसमें से कोई गैस बाहर निकल जाती है। जैसे बेरिलियम कार्बोनेट का जो मैं एग्जांपल ले रहा था, उसमें अगर मैं उसको BeCO3 को मैं हीट करूंगा तो रेजिड्यू, जो सॉलिड पार्ट है, वो तो मेटल का बना होगा। तो मेटल का बना हुआ कौन होगा? बेरिलियम ऑक्साइड, वो तो रह जाएगा रेजिड्यू, CO2 गैस बन के उड़ जाएगी। अगर आप बोलोगे कि सर हमारे को ये कैसे पता चलेगा कि दो कंपाउंड में से जल्दी कौन थर्मली डिकम्पोज हो जाएगा? बेटा ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया, और इसका एनालिसिस अपने को करना आना चाहिए। अच्छी बात ये है, इनॉनिक में काफ़ी कम बार ऐसा होता है कि अपने को एनालिसिस करने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पर संभव है। तो ध्यान रखना बेटा, ये मेरी बात ध्यान रखना कि सर ने कहा है थर्मल डिकम्पोजिशन। बेटा हर साल थर्मल डिकम्पोजिशन संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही आता है। देखो, इनॉनिक में बनेंगे 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। जो नीट की बात करें अगर, तो उसके अंदर 15-16 क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन में आपको पता पड़ जाएगा कि हमें थर्मल डिकम्पोजिशन का एप्लीकेशन आना चाहिए। यू वोंट फाइंड थर्मल डिकम्पोजिशन रिटन एज अ सेपरेट टॉपिक इन NCERT। NCERT में अलग से नहीं कि थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं साहब। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं जब लिखता हूँ और मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चे लोग NCERT से देखते हैं तो दे वोंट फाइंड अ टॉपिक बाय द नेम ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। बट इफ यू स्टडी S ब्लॉक, तो S ब्लॉक को जब आप NCERT से स्टडी करोगे तो आप देखोगे कम से कम 5 से 6 पैराग्राफ में अलग अलग सॉर्ट्स के थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर रखी है। उसी तरह से D ब्लॉक में आता है काम में, और इसी तरह से P ब्लॉक में आता है। अब इतने सारे अलग अलग ब्लॉक्स में पढ़ाऊंगा तो आप S ब्लॉक के पढ़ाते समय हो सकता है P याद नहीं रहे, फिर पढ़ाने के बाद D ब्लॉक का पढ़ाऊंगा वो याद नहीं रहे। तो इसका मतलब ये कि इतनी जगह अलग अलग जगह करने के बजाय, है ना, हम थर्मल डिकम्पोजिशन को एक ही जगह पर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं थर्मल डिकम्पोजिशन S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक सारे के सारे बताने की कोशिश करूंगा। इनफैक्ट सारे अपन यहीं पे फिनिश कर लेंगे। तो थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में क्या समझ गए? थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब सॉल्ट को गर्म करके उसको डिकम्पोज करना, उसको मेल्ट नहीं करना, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। वी आर चेंजिंग इट केमिकली और फिजिकली। द आंसर इज केमिकली, बिकॉज फिजिकली चेंज का मतलब होता है कि मेल्ट करना। जैसे मैंने NaCl गर्म किया, वो मेल्ट हो गया, दैट इज मेल्टिंग। But if you are talking about thermal decomposition, it is like breaking of a salt. So if a salt is broken down, then it disintegrates into its components. Might be some gas has to be released, some solid has to be formed as residue, है ना। इस तरह से, है ना, हमारे को सोचना है। अगर आप बोलोगे कि सर ये कैसे होता है, तो देखो ढंग से, ये यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स। ये देखो सॉल्ट, ये सारे सॉल्ट है। अगर आप बोलोगे नहीं सर ये तो एनायन है, तो एनायन ही तो होता है बेटा सॉल्ट में, साथ में कैटायन भी होता है। तो एनायन ये है। इन तीनों एनायंस के बारे में कॉमन बातें क्या क्या है बेटा? तो मैं जब क्लास में पूछता हूँ तो कई बोलते हैं सर माइनस चार्ज है, तो बेटा एनायन में तो माइनस चार्ज होगा ही ना, है ना। वो वाली बात कॉमन नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मैंने खुद नहीं बोल दिया एनायंस है। तो इनमें कॉमन है, एक तो इनमें ऑक्सीजन है जिसके कारण इनको कहा जा सकता है ऑक्सी एनायन। एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पॉली एटॉमिक। ये एक से ज्यादा एटम का बना हुआ है। तो एनाइन ऐसे भी होते हैं Cl नेगेटिव जैसे कि जो कि मोनो एटॉमिक होते हैं, लेकिन पॉली एटॉमिक अगर हैं, ये वाले पॉली एटॉमिक है सारे के सारे। तो पॉली एटॉमिक एनाइन से बनने वाले सॉल्ट्स के लिए ये ध्यान रखो। लाइन सुनना बेटा ध्यान से और इसको रट लेना। मैं कारण भी बता दूंगा बेटा, लेकिन कई बार नॉनिक में ऐसा होता है कि कारण, है ना, कारण जो है रीजन अपना है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट या जो मेन चीज है याद रखने वाली, वो अपने को याद रखें, ज्यादा सही रहेगा। तो क्या याद रखना है वो सुनो। किसी पॉलीएटॉमिक एनायन के बने सॉल्ट का थर्मल डिकम्पोजिशन इसके साथ जो कैटायन होगा, उस कैटायन के फाई पर डिपेंड करेगा, वो हाई फाई है या लो फाई है। वापस रिपीट कर रहा हूं, ऐसे सॉल्ट का थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें एनायन पॉलीएटॉमिक हो, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन कैटायन
कि फाई पर डिपेंड करेगा हाई फाई या लो फाई। हाई फाई वाले सॉल्ट जल्दी टूटते हैं, लो फाई वाले मुश्किल से टूटते हैं, कभी कभी नहीं भी टूटते। तो लो फाई वाले ज़्यादा थर्मली स्टेबल रहते हैं, हाई फाई वाले थर्मली अनस्टेबल रहते हैं। हाई फाई वाले जल्दी डिकम्पोज होते हैं, जल्दी टूटते हैं हीट करने पर, लेकिन लो फाई वाले स्टेबल रहते हैं। अगर आप इसका कारण पूछोगे तो मैं कारण बताऊंगा जरूर, लेकिन अब इसके आगे आते हैं अपन। यहाँ पर देखते हैं ये जो क्या लिखा हुआ है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट कौन सा आयन होता है बेटा? ये देखो, ये कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट लिखा हुआ है, सेलेक्ट कर लेते हैं। कार्बोनेट कौन सा आयन होता है बेटा? CO3-2। क्या ये मोनोएटमिक है या पॉलीएटमिक? तो आंसर है पॉलीएटमिक। पॉलीएटमिक एनायन का थर्मल डिकम्पोजिशन इसके साथ वाले कैटायन, जो भी कैटायन होगा उसके फाई पर डिपेंड करेगा। देखो मैंने क्या लिखा है, TD प्रोपोर्शनल टू फाई। यहाँ पे TD का फुल फॉर्म मैंने लिख दिया थर्मल डिकम्पोजिशन, और TS का थर्मल स्टेबिलिटी। फाई जितना ज्यादा होगा, कैटायन का फाई जितना ज्यादा होगा, उतना सॉल्ट का थर्मल डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मल स्टेबिलिटी तो उल्टे हैं। जितना थर्मल डिकम्पोज जल्दी होगा उतना थर्मल स्टेबल मुश्किल से, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम होगी उसकी। अगर थर्मल डिकम्पोजिशन ज्यादा हो रहा है, जल्दी टूट रहा है, तो स्टेबल कम है ना बेटा। तो ये और ये इनवर्स है आपस में, इसलिए ये जब 5 पे डिपेंड कर रहा है तो ये 1/5 पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये कि उन सॉल्ट्स का थर्मल डिकम्पोजिशन, उन सॉल्ट्स का थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा जिनका फाई कम होगा। रिपीट कर रहा हूं, जो लो फाई वाले सॉल्ट्स हैं उनका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर आप एग्जांपल और कारण पूछना चाहते हैं, देखो ये एग्जांपल और ये कारण भी आ जाएगा। ये कार्बोनेट एनायन और ये कोई हाई फाई कैटायन है। अब मैं जब इसको हीट करता हूं तो क्या होता है, मैकेनिज्म सोचो। इसको जब मैं हीट करता हूं तो क्या होता है बेटा, हीट करने से पहले ये सोचो, अगर ये हाई फाई है तो क्या हाई फाई वाले अपने एनायन के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके पोलराइज करने की कोशिश करेंगे? तो आंसर इज यस, क्योंकि हाई फाई का तो काम यही है। अब ये माइनस चार्ज बेटा क्या था, अंदर रेजोनेंस में काम आ रहा था, लेकिन इस हाई फाई ने क्या किया, इस माइनस को बोला कि मैं तो हाई फाई हूं, तो अपना चार्ज रेजोनेंस में मत काम मिले, मुझको दे दे। तो इसने क्या किया बेचारे ने, इस हाई फाई को देखकर ये मजबूर हो गया और इसको इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ गए, और इसका अंदर का रेजोनेंस, जो भी अंदर का बॉन्ड ऑर्डर वगैरह था, वो एकदम कम हो गया, अंदर अनस्टेबल हो गए, बॉन्ड वीक हो गए अंदर के। जब ऐसे कंडीशन में कंपाउंड को हीट किया गया, जब अंदर के बॉन्ड वीक थे, बॉन्ड वीक थे और उसको हीट किया जाए, तो आपको मालूम है क्या होना है, डिकम्पोज होना है। तो इसका मतलब ये कि अब ये मेटल आयन ने क्या किया बेटा, मेटल आयन ने इसके अंदर के बॉन्ड को वीक करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, पोलराइज किया एनायन को। तो व्हेन अ कैटायन इज हाई फाई, देन इट पोलराइजेस सम पार्ट ऑफ द एनायन, इवेंचुअली मेकिंग द इनर बॉन्ड्स ऑफ एनायन वीकर। तो ये क्या करेगा, ये हाई फाई होने के कारण अंदर के बॉन्ड को वीक कर देगा, और उसको हीट करने पर मान लो कि ये वाला बॉन्ड टूट गया। अगर टूट गया तो इस टूट के जो ऑक्साइड है वो तो मेटल के साथ आ गया, तो इसलिए बन गया मेटल ऑक्साइड, और ये जो CO2 है वो अलग रिलीज हो गई। यानी इस कंपाउंड को मैं जब गर्म करूंगा, व्हेन आई हीट दिस कंपाउंड, देन द मोस्ट लाइकली इवेंट दैट शुड कम आउट इज MO, इज मेटल ऑक्साइड, एंड CO2 गैस विल बी एलिमिनेटेड। बताओ मैंने क्या कहा था कि जब थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो कोई ना कोई गैस निकलती है, वो गैस CO2 और ऑक्साइड रेजिड्यू के फॉर्म में रह जाएगा। अगर आप बोलोगे कि सर ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, तो देखो बेटा Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, ये सब क्या है बेटा, एल्किली मेटल्स हैं। सबसे ऊपर कौन है, लिथियम का साइज सबसे छोटा है। छोटा वाला हाई फाई या लो फाई, तो आंसर है हाई फाई। तो लिथियम जो है वो हाई फाई है, और ये सारे के सारे क्या है बेटा, लो फाई। मैंने आपको बताया था कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को याद रखना, ये सारे लो फाई हैं, ये सब लो फाई हैं। लो फाई वाले क्या होंगे, लो फाई, जो फाई लो होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये गर्म करने पर डिकम्पोज नहीं होंगे। सोडियम कार्बोनेट को कितना भी गर्म कर दो मेल्ट हो जाता है, लेकिन डिकम्पोज नहीं होता है। एंड द सेम थिंग्स गोज विद K2CO3 and Rb2CO3 as well. While Li2CO3 is exceptional compound because when it is heated, it decomposes into this compound Li2O plus CO2, where Li2O is a residue and CO2 is a gas. ये सारा डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट है, वापस सुन लेना। सॉल्ट्स का थर्मल डिकम्पोजिशन फाई से संबंधित, और फाई अपन फजान रूल में पढ़ते हैं, इसलिए फजान रूल में इस टॉपिक आएगा। तो हम जब एस ब्लॉक पढ़ रहे होते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता है कि फजान रूल से सारी की सारी चीजें आती है। हमें लगता है एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ ऐसे ही रटना होगा। नो, रटना नहीं है बेटा। थर्मल डिकम्पोजिशन बिल्कुल याद करना नहीं है। थर्मल डिकम्पोजिशन में सबसे बेसिक बात यह है कि थर्मल डिकम्पोजिशन खुद फाई पर डिपेंड होने वाला क्या बोलते हैं, ऐसा प्रैक्टिकल आप कह दो कि प्रैक्टिकली हमने देखा है, थियोरेटिकली आप कह सकते हो। कुल मिलाकर आपको फाई से कोरिलेट करना है थर्मल डिकम्पोजिशन को और थर्मल स्टेबिलिटी को सॉल्ट्स की। तो यहाँ मैंने बता दिया इसके बारे में।
मैंने लिख दिया इन तीनों के बारे में, डू नॉट डिकम्पोज बिकॉज दे आर लो फाई, ये डिकम्पोज हो रहा है बिकॉज ये हाई फाई है। आई होप यू विल रिमेंबर, याद ये रखना है कि लिथियम, मैंने लास्ट क्लास में भी चर्चा करी थी कि लिथियम एज एन एक्सेप्शनल कितने सारे एक्सेप्शन बियर करता है वो। तो एक और एक्सेप्शन आप काउंट कर लो कि Li2CO3 अपने ग्रुप में एक्सेप्शन है, क्योंकि वो इकलौता कार्बोनेट है अपने ग्रुप का जो हीट करने पे डिकम्पोज होता है, बाकी सारे डिकम्पोज नहीं होते, मेल्ट होते हैं, क्योंकि वो लो फाई है जबकि लिथियम हाई फाई है। Which doesn't give any residue on heating, इनमें से कौन रेजिड्यू नहीं देगा? तो बताओ मुझको, लेड, क्या लेड हाई फाई है, लो फाई है, हाई फाई है? हाई फाई है तो टूटेगा, और टूटेगा तो ये देगा PbO प्लस CO2, PbO प्लस CO2। ये रिएक्शन आप मेटलर्जी में भी यूज करोगे, ध्यान रखना। मेटलर्जी में इस ओर को बोलते हैं सेल्यूसाइट ओर, CERRUSITE। अभी से याद कर सकते हो तो कर लीजिएगा। तो सेल्यूसाइट ओर को गर्म करने पर, हीट करने पर, है ना, PbO प्लस CO2 बन जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करने पर MgO प्लस CO2 बन जाएगा। ये रेजिड्यू है, ये बोल रहा है डजंट गिव। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों में रेजिड्यू बन रही है। ZnCO3 को मेटलर्जी में बोलते हैं कैलामाइन ओर, ये कैलामाइन ओर कहलाता है, और इसको गर्म करने पर बन रहा है ZnO प्लस CO2, क्योंकि जिंक हाई फाई और हाई फाई का काम क्या है? तो आंसर है, मैंने भी बताया था पिछले वाले उसके अंदर स्लाइड में, कि हाई फाई का काम है कार्बोनेट का ऑक्साइड तोड़ के भाग जाता है और CO2 गैस को बाहर निकाल देता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जिंक इसके ऑक्साइड को लेके भाग जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, ये तो बन जाएगा रेजिड्यू, और ये गैस, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। सर्टेनली अगर एग्जाम में आता है तो फिर आप ऑड वन आउट कर सकते हो कि भैया सारे सबसे तो रेजिड्यू बन रहा है, इसका आंसर ही होगा अमोनियम कार्बोनेट। अभी वाले प्रिंसिपल उस पर नहीं अप्लाई होंगे, हम जो ही पढ़ रहे हैं वो अप्लाई नहीं होंगे, बिकॉज आप जानते हैं अमोनियम मेटल है ही नहीं। जब मेटल आयन है ही नहीं तो ये वो उन सॉल्ट की तरह नहीं है जो सॉल्ट है, क्योंकि अपन ले रहे हैं मेटल कार्बोनेट, तो ये कैसा कार्बोनेट है? नॉन मेटल कार्बोनेट। आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा मैं कि अमोनियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो एक तो मिलती है अमोनिया और एक मिलती है CO2, और इन दोनों में से कोई भी रेजिड्यू नहीं है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, यानी कुल मिला के सारे सॉल्ट रेजिड्यू दें ही दें, कोई जरूरी नहीं। अगर सॉल्ट में कैटायन अमोनियम है तो चांसेस बन जाएंगे कि वो रेजिड्यू नहीं देगा। ज्यादातर अमोनियम सॉल्ट्स में जानता हूँ, मैक्सिमम अमोनियम सॉल्ट्स, है ना, आई नो, है ना, आर दोज व्हिच ऑन हीटिंग डू नॉट डिकम्पोज, ऑन हीटिंग if they do decompose they do not leave any residue behind. There are very few ammonium salts, है ना, बहुत कम अमोनियम सॉल्ट्स हैं। इनफैक्ट हमारे कोर्स में तो उनमें से एक ही है जो ऐसा सॉल्ट है जो गर्म करने, अमोनियम सॉल्ट है, गर्म करने पर रेजिड्यू देगा, वो बहुत कम चांसेस हैं। हमारे कोर्स में एक है जो आने वाले समय में आपको क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए जरूरत नहीं, अभी के लिए इतना ध्यान रख लो, इन सब में इकलौता ये वो है जो किसी तरह का रेजिड्यू नहीं देगा। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। Which of the following doesn't give oxide as residue on heating? इनमें से कौन ऑक्साइड नहीं देगा? Li2CO, क्या लिथियम हाई फाई है? तो आंसर इज यस, और हाई फाई का काम इसका ऑक्साइड छीनना होता है, तो ये Li2O बना लेगा प्लस CO2। सिल्वर डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक तो हाई फाई होते हैं और हाई फाई का काम होता है अगले का ऑक्सीजन छीनना, तो ये बना लेगा Ag2O सिल्वर ऑक्साइड प्लस CO2। जिंक भी हाई फाई है तो हाई फाई का भी काम सेम है, तो ये बना लेगा ZnO प्लस CO2, और इसको ये भी हाई फाई है तो ये इसका ऑक्साइड तोड़ के बना लेगा बेरिलियम ऑक्साइड BeO प्लस CO2। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा अधूरा है मामला। क्या अधूरा है वो सुनना बेटा। ये सारा ऑक्साइड Li2O ठीक है, ZnO ठीक है, BeO ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। सिल्वर ऑक्साइड बनेगा जरूर, लेकिन सिल्वर ऑक्साइड मैं आप सब जानते हैं बेटा सिल्वर कैसा होता है। सिल्वर इज अ नोबल मेटल या रिएक्टिव मेटल, तो आंसर है नोबल मेटल। और नोबल मेटल का मतलब जो फ्री रहना चाहता है, अकेला रहना चाहता है। सिल्वर गोल्ड ये नोबल है बेटा, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ये नोबल मेटल्स होते हैं, तो इनके कंपाउंड से इनके मेटल का बनना बहुत ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है, आसान होता है। तो सिल्वर के कंपाउंड से सिल्वर निकालना आसान होगा, बस गर्म कर दो, सिल्वर ऑक्साइड गर्म कर दो, ऑक्सीजन निकल जाएगी बाहर, सिल्वर अलग छूट जाएगा। और ये कारण है कि सिल्वर ऑक्साइड इसका एंड प्रोडक्ट नहीं होगा। सिल्वर ऑक्साइड को गर्म करने से सिल्वर प्लस ऑक्सीजन मिल जाती है। तो मेरा क्वेश्चन ये था, इनमें से किसका एंड प्रोडक्ट है ना ऑक्साइड, है ना, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्साइड एज रेजिड्यू ऑन हीटिंग। इस क्वेश्चन में ये होना चाहिए था मेटल ऑक्साइड। थोड़ा सा मैं
मॉडिफाई कर रहा हूं, इसको मेटल ऑक्साइड लिख देता हूं, और भी बढ़िया। वैसे क्वेश्चन सही है, और भी बढ़िया करने के लिए मैंने ये लिख दिया मेटल ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव मेटल ऑक्साइड एज रेजिड्यू ऑन हीटिंग? तो आंसर इज दिस वन, क्योंकि सिल्वर का ऑक्साइड नहीं बनेगा। अगर आप बोलेंगे सर तो फिर क्या बनेगा, तो ये तोड़ दो इसको और Ag और O2 बना दो। अगर आप बोलोगे सर CO2 का क्या करें, वो तो बनेगी, CO2 तो बनेगी, CO2 तो पहले स्टेप में निकल रही है। यूं समझ लो ये 2 स्टेप रिएक्शन, इसमें पहले स्टेप में CO2 निकल गई, अगले स्टेप में Ag प्लस O2 एक और गैस आ गई। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा कार्बोनेट है जिसको गर्म करने से 2 गैसेस मिलती हैं? तो ध्यान रखना, सिल्वर कार्बोनेट इज द कार्बोनेट विच ऑन हीटिंग गिव्स 2 गैसेस, फर्स्ट इज CO2 द अदर इज O2। इसका मतलब ये हो गया कि इन सब के अंदर इसमें ऑक्साइड का मेटल का ऑक्साइड रेजिड्यू है, इसमें मेटल ऑक्साइड रेजिड्यू है, इसमें मेटल ऑक्साइड रेजिड्यू है, लेकिन इसमें मेटल खुद रेजिड्यू होगा। तो मतलब ये रिएक्शन मैंने लिखी है ये मैंने गलत लिखी है। अगर आपको सही आंसर देखना है तो Ag2CO3 यहां लिख दे रहा हूं बेटा मैं, Ag2CO3 को हीट करने पर Ag बनाओ प्लस O2 बनाओ प्लस CO2 बनाओ, ये आपका आंसर हो गया है। I think it is fine now, right? So we can move ahead now. Which reaction is highest Kp? देखो बेटा कार्बोनेट्स पे खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। कार्बोनेट टॉपिक छोटा सा है लेकिन उस पे क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। सारी चीजें एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं आपको मिल जाती हैं। ये देखो क्या लिखा है, which reaction is highest Kp? Kp हाईएस्ट कब होता है, जब इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ती है। अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्टेड है, मतलब कि फॉरवर्ड के प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा है, रिएक्टेंट से काफी ज्यादा है, तो Kp और Kc हाई होगा। आपने शायद केमिकल इक्विलिब्रियम में सुना होगा, और जिसने नहीं सुना हुआ है उन पे कोई ज्यादा अभी जोर जबरदस्ती नहीं है। अभी तो इतना याद रखो कि अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में हाईएस्ट Kp या Kc की बात करते हैं, Kp या Kc इनको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। तो ये उन रिएक्शंस की ज्यादा होंगी जहां रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा हुई है। फॉरवर्ड रिएक्शन जहां पे ज्यादा होती है, जहां इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, वहां पर प्रोडक्ट ज्यादा बनता है और ज्यादा बनने के कारण Kp और Kc हाई हो जाता है। तो समझ लो कि इन सब रिएक्शन में जो सबसे आगे जाएगी रिएक्शन उसका Kp हाईएस्ट होगा। और आगे कौन जाएगी बेटा, जो कि टूटेगा, और टूटेगा कौन, जो कि थर्मली स्टेबल होगा या अनस्टेबल, तो अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होते हैं हाई-फाई। यानी आपको इनमें से ढूंढना है हाई-फाई कौन है। कार्बोनेट 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 तो कॉमन है, ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, ये स्ट्रोंशियम है, आप जानते हैं ये टॉप टू बॉटम है। तो ये सबसे छोटा हुआ तो लो फाई या हाई फाई, तो छोटा हुआ तो हाई फाई, और हाई फाई हुआ तो थर्मली स्टेबल या अनस्टेबल, तो आंसर है अनस्टेबल। और अनस्टेबल हुआ तो ज्यादा टूटेगा या कम, तो आंसर है ज्यादा। और ज्यादा टूटेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड, आंसर इज फॉरवर्ड। और ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी तो Kp भी ज्यादा होगा और Kc भी ज्यादा होगा। इसका मतलब आपको पूछने का तरीके दो हो सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन है ना विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू द मोस्ट एक्सटेंट, जब से सबसे ज्यादा एक्सटेंट में आगे कौन बढ़ेगी, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो बड़ा आसान सा हो गया, वो जानबूझ के Kp में, क्योंकि पहले जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था Kp को Kc के फॉर्म में दिया था, तो Kp या Kc में से कुछ भी मिल जाए समझ जाना, ये क्वेश्चन आधा फिजिकल केमिस्ट्री से आधा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिक्स करके बना देते हैं। और ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज देन द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट which is tested is not just from inorganic chemistry but also from physical chemistry। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन जो है उनका ध्यान रखें। तो इनमें से हाईएस्ट Kp होगा फर्स्ट का, बिकॉज ये हाई फाई है, सबसे हाई फाई है। ये सारे हाई फाई है बेटा, सारे टूटेंगे, लेकिन सबसे हाई फाई ज्यादा ये है, तो इसका मतलब ये अपना आंसर हो गया बेरिलियम कार्बोनेट, राइट। अब एनसीईआरटी में बहुत जबरदस्त बात लिखी हुई कि बेरिलियम कार्बोनेट इतना अनस्टेबल होता है, इतना अनस्टेबल होता है कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होने पर वो डिकम्पोज हो सकता है। इसलिए इसको रिएक्शन को हमें बैकवर्ड करने के लिए CO2 का एटमॉस्फेयर चाहिए। ये वापस केमिकल इक्विलिब्रियम की बात, केमिकल इक्विलिब्रियम में सर पढ़ाते हैं कि ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर रिएक्शन को बैकवर्ड करना है तो इन दोनों में से कुछ ऐड करो। ये तो सॉलिड है, इसका तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये गैस है तो इसका फर्क पड़ेगा। जैसे आप CO2 मिलाओगे रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी और BeCO3 कम टूटेगा। तो एक लाइन ध्यान रखना, BeCO3 को प्रिजर्व करने के लिए हम उसको खुला नहीं छोड़ेंगे, खुला छोड़ेंगे टूटता रहेगा और BeCO2 बना के हमारा नुकसान करता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो डिकम्पोज ना हो तो उसको एक बंद कंटेनर में रखें, और बंद कंटेनर में भी अंदर कौन सी गैस भरी हुई हो, CO2 हो, तो CO2 के एटमॉस्फेयर में रखने पर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, उसका टूटना कम हो जाएगा। तो BeCO3 मस्ट बी प्रिजर्व्ड इन अ क्लोज कंटेनर कंटेनिंग CO2 गैस। ये लाइन ध्यान रखना। ये देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है, which compound is stored in closed container in an atmosphere of CO2 gas। आई थिंक अभी क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान सा हो गया होगा। ऑप्शन देखते ही आपको आंसर आ जाएगा BeCO3, बिकॉज सोडियम और पोटेशियम
तो लो फाई है उनके कार्बोनेट तो पहले नहीं टूटते, तो हमें डर ही नहीं है। सोडियम कार्बोनेट का कहाँ डर लगेगा अपने को भी, इसमें आपको सोडियम कार्बोनेट दूं और बोलो ढंग से रखना ये टूट जाएगा, तो आप बोलोगे ऐसा ढंग से ही है, नहीं टूटेगा, फिक्र मत करो, उनके हमने पढ़ लिया है कि लो फाई है। ये सिंपल सी बात है। तो ये फायदा होता है कि अगर हमने ढंग से जो चीजें सीखी हुई है तो हमें डर नहीं लगता है कि हाँ क्या है। तो BeCO3 डिकम्पोज होगा, इसको रखें, इन दोनों में रखने की जरूरत नहीं है। नन अपना आंसर नहीं है, तो अपना आंसर होगा फर्स्ट। कार्बोनेट्स इज ओवर, ध्यान रखना कार्बोनेट को, ये जो जो क्वेश्चन मैंने बताया मैं जानता हूं एग्जाम में कार्बोनेट पे क्वेश्चन आएगा, कार्बोनेट के थर्मल डिकम्पोजिशन पर आएगा, बस जितना मैंने कर लिया हो गया, सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो मैं कॉन्फिडेंट इसलिए हूं बिकॉज मैंने इतने सारे ओवर द टाइम है ना 2010 2011 2012 जितने भी है ना टॉपर से सब लोगों को पता रखा है, सबको पढ़ा रखा है, देख रखा है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन अगर आने हैं तो मैं जानता हूँ इनमें से आने हैं, और वो ऐसा नहीं कि मैं बहुत कम ले रहा हूँ, वो जो सारा सेक्शन अलग अलग पार्ट में जहाँ जहाँ पर भी है, थोड़ा डी ब्लॉक का देखा, पी ब्लॉक का देखा, एस ब्लॉक का देखा, सबको मिक्स करके यहाँ पर मैंने बता दिया। अब बस इतना दिमाग में रखना कि हाँ सॉल्ट का थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, तो सर की थ्योरी लगानी है, हाई फाई वाली लो फाई वाली थ्योरी लगानी है, अपने आप सॉल्व होता है, राइट। अब आते हैं अपन नाइट्रेट्स पर। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट, NO3 माइनस ये रहा नाइट्रेट। अब देखो नोट, नाइट्रेट आयन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आयन। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाइट्रेट आयन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आयन है। ये यहाँ क्यों बोला जा रहा है वो मैं बताऊंगा बाद में, पहले तो आप ये बताओ ये पॉलीएटमिक है या नहीं है। पॉलीएटमिक है तो नियम वही लगेगा पुराने वाला, थर्मल डिकम्पोजिशन उसका होगा जो लो फाई या हाई फाई, तो आंसर है हाई फाई। लो फाई का हो सकता है लेकिन या तो होगा ही नहीं लो फाई का, या फिर कम होगा थर्मल डिकम्पोजिशन, लेकिन हाई फाई का ज्यादा होगा। नाइट्रेट दो तरह के देखे गए, एक तो ऐसे टूटने वाले और एक ऐसे टूटने वाले। पहली बात आपको ये याद रखना पड़ेगा कि नाइट्रेट्स में कभी तो ये बनता है, ये तीनों बनते हैं, कभी ये दोनों बनते हैं। मतलब कुछ नाइट्रेट 3 भागों में टूटते हैं, कुछ 2 भागों में टूटते हैं। 3 भाग में से ये भाग क्या है, तो आंसर ये भाग है रेजिड्यू, और ये दोनों है गैसेस, और ये रेजिड्यू है और ये गैस है। तो कुछ सॉल्ट है ना 3 भागों में टूटेंगे। बताओ 3 भागों में कौन टूटेगा, जो ज्यादा टूटना चाहता है या कम, तो आंसर है ज्यादा, और ज्यादा टूटेगा कौन, हाई फाई या लो फाई, तो आंसर है हाई फाई। तो कुल मिलाकर ये M होना चाहिए हाई फाई। अगर M हाई फाई है तो फिर ये रिएक्शन होगी, और अगर M डैश लो फाई है तो फिर ये रिएक्शन होगी। यानी हाई फाई ज्यादा टूटेगा, लो फाई कम टूटेगा। खास बात नाइट्रेट सभी टूटेंगे। अगर आप ये बोलोगे सर नाइट्रेट सभी क्यों टूट रहे हैं, बिकॉज मैंने ये लाइन लिख दी है, नाइट्रेट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आयन, और ऑक्सीडाइजिंग आयन वो होता है जो ऑक्सीजन निकालना चाहता है, कार्बोनेट ऑक्सीजन नहीं निकालना चाहता। ये देखो कार्बोनेट ऑक्सीडाइजिंग आयन नहीं है, इसको ऑक्सीजन देने की जल्दी नहीं है। नाइट्रेट जो होता है वो ये बोलता रहता है, बुला के बोलता है कि थोड़ी सी ऑक्सीजन लेके देखो थोड़ी ऑक्सीजन, ठीक है ना। कार्बोनेट ऐसा कभी नहीं बोलेगा किसी को। नाइट्रेट आयन में ऑक्सीजन देने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, हाई टेंडेंसी टू गिव ऑक्सीजन। क्यों ये बता दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये इतना याद रखना है कि नाइट्रेट आयन कौन सा है ना, ऑक्सीडाइजिंग, क्या छोड़ना चाहता है, ऑक्सीजन छोड़ना चाहता है। कौन से नाइट्रेट, जब साथ में नाइट्रेट के साथ में कौन होना चाहिए, हाई फाई या लो फाई, आंसर है हमेशा नाइट्रेट के साथ में कोई भी हो, लो फाई हो, हाई फाई हो, कोई भी हो, वो उसको नहीं दिखेगा, उसको ये वो सबको बोलेगा भाई पहली बात तो मैं कि नाइट्रेट हूं, और मैं नाइट्रेट हूं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीजन देके रहूंगा। आप चाहे हाई फाई हो चाहे लो फाई हो, पहले दिन ही केटाइन को बोल देता है कि आप अपना हाई फाई लो फाई नेचर अपने पास रखना, मैं अपने आप में सक्षम हूं टूटने में मैं काफी हूं, और ऑक्सीजन तो मैं दूंगा। हाँ अगर आप हाई फाई होंगे, ये नाइट्रेट बोल रहा है केटाइन को, इस तरह से कहानी की तरह सोचो, नाइट्रेट बोल रहा है केटाइन को कि अगर आप हाई फाई हुए तो टूटने का मजा आएगा, ज्यादा टूटेंगे। अगर आप लो फाई हो गए तो कम टूटेंगे, लेकिन टूटेंगे जरूर, क्योंकि हमको तो टूट कर ऑक्सीजन देनी है। यानी नाइट्रेट दुनिया के कोई भी हो टूटेंगे और ऑक्सीजन देंगे। ये देखो ऑक्सीजन दे रहा है, ये भी ऑक्सीजन दे रहा है। यानी कोई भी मेटल नाइट्रेट, एक लाइन ध्यान रख लो, कोई भी मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स एट लीस्ट 1 गैस एंड दैट इज ऑक्सीजन। बट इफ the nitrate is high phi, then one more gas is eliminated and that is NO2. NO2 is brown colored gas. ये ब्राउन कलर की गैस है, मैंने काफी प्रॉपर्टी बता रखी है आपको बहुत पहले। NO2 ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक गैस है, मालूम होगा आपको। तो NO2 डॉट से लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O एंड अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ऐसे याद कर लो या वैसे याद कर लो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि NO2 दोनों में नहीं बनेगी। हाई फाई वालों में NO2 बनती है, लो फाई में NO2 नहीं बनती है, सिर्फ O2 बनता है, राइट। इसको बोलते हैं मेटल नाइट्राइट। व्हाट इज दिस कॉल्ड, मेटल नाइट्राइट।
तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, यहाँ मेटल नाइट्राइड बनेगा, बस ये अंतर है। और NO2 O2 दो गैस बन रही है, यहाँ पर सिर्फ O2 बन रही है, राइट। तो कुल मिला के क्या ध्यान रखोगे? अच्छा, एक्सेप्शन मैंने क्या लिखा देखो कि ये जो ऐसा भी कोई सॉल्ट है जो इसको भी फॉलो नहीं करता है, इसको भी फॉलो नहीं करता है, बिकॉज ये मेटल नहीं है, अमोनियम है। और अमोनियम के विधि मैं सारे एक साथ बताऊंगा। आज के लेक्चर में सारे अमोनियम सॉल्ट्स कवर नहीं हो पाएंगे, आपको इतना ध्यान रखना है कि अमोनियम सॉल्ट सारे एक साथ करवाएंगे। अभी तो हमें इतना ध्यान रखना है कि अमोनियम नाइट्रेट को गर्म किए जाने पर N2O + H2O बनता है। N2O + H2O, नो O2। कोई O2 नहीं बन रही है, कोई NO2 नहीं बन रही है। जो यहाँ बन रहा था वो यहाँ नहीं है, इसलिए मैंने एक्सेप्शन लिखा है। तो क्या ध्यान रखोगे? नाइट्रेट तीन तरह के हैं, हाईफाई नाइट्रेट, लोफाई नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट सबसे अलग किस मायने में? तो इस मायने में कि रेजिड्यू देगा ही नहीं। ये देखो मेटल नहीं, इसमें रेजिड्यू नहीं देगा। तो अमोनियम नाइट्रेट को एक चम्मच में लेके गरम करोगे तो क्या बचेगा? पीछे क्या बचेगा? तो बच्चे क्लास में बोलते हैं सर कुछ नहीं बचेगा। तो मैं मजाक करता हूँ कि नहीं, चम्मच बचेगा, ठीक है ना। तो बस वो जो सॉल्ट है वो सारा की सारा उड़ जाएगा, बस चम्मच कहने को रह जाएगा। सॉलिड चीज जो है वो चम्मच रह जाएगी। ऑफ कोर्स देयर इज नो रेजिड्यू लेफ्ट, नो। जो गैस होंगी वो पूरी की पूरी एलिमिनेट हो जाएंगी। पानी होगा वो इतने हाई टेम्परेचर पर पानी भी एलिमिनेट हो जाएगा, हमें कुछ वहाँ पे सरफेस पर है ना दिखाई नहीं देगा। चलो ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट के बारे में आई होप आप याद कर लोगे। अभी के लिए याद कर लेना, आगे के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपको वो ज्यादा याद करने में मुसीबत नहीं आएंगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। राइट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, आई होप यू विल राइट द आंसर्स फॉर ऑल दीज, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आप सबके आंसर्स लिखो, है ना। आप क्या करना कि ऐसे में इसके आंसर्स तो मैं बता रहा हूं आपको, है ना। तो आप अपने वीडियो को थोड़ा सा आगे ले लेना और आगे लेके यहाँ से पढ़ना। ये वाला वीडियो मेरा तब देखना जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वो वीडियो तब देखना जब आप खुद एक बार सॉल्व ईमानदारी से कर रखे हैं। देखो बेटा, मैं घर पे आपके आके देख तो सकता नहीं हूँ, ठीक है ना। तो और क्लास में भी मैं अवॉइड करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चेक वेक नहीं करता हूँ, है ना। बच्चों को अपने आप रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने ऊपर, खुद के ऊपर, बिकॉज यू आर ऑल ग्रोन अप, यू नो योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, हमारे को एक बार जब ये दिया है, टारगेट दिया है, बहुत लंबा चौड़ा कोई ऐसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस मैंने पढ़ा नहीं दिया, सिंपल सा बोला मैंने। तो आपको अब ये देखना है कि इनमें से कौन हाईफाई लोफाई के हिसाब से कौन टूट के क्या बनाएगा। मैं आपके लिए जवाब दे देता हूँ। पहले का आंसर है लिथियम का ऑक्साइड, बिकॉज लिथियम हाईफाई है इसलिए लिथियम ऑक्साइड बनेगा। Li2O + NO2 + O2 इसका आंसर होगा। रिएक्शन को मैं बैलेंस करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट प्रोडक्ट बता रहा हूँ। बैलेंसिंग बात की बात होती है, प्रोडक्ट जानना ज्यादा जरूरी है। सेकंड में AgNO3 में वही कहानी रिपीट होगी जो पहले थी। सिल्वर कार्बोनेट में सिल्वर जो था, है ना, वो मैंने कहा था नोबल है, इसलिए आगे जाके उसका ऑक्साइड भी टूट के Ag बन जाता है, तो इसलिए इसका Ag बनेगा +O2 + NO2। इनिशियली तो इसको हाईफाई मांग के तोड़ देना, यानी इनिशियली तो आपके, मैं जानता हूँ आप ये बनाओगे Ag2O + NO2 + O2, लेकिन मेरी पहली वाली बात के चलते Ag2O भी तोड़ देना और Ag + O2 बना देना उसका। तो अगर आप प्रोडक्ट चाहते हो कि नहीं सर पूरा प्रोडक्ट बताओ इससे क्या क्या बनेगा, तो Ag बनेगा, दूसरा NO2, तीसरा O2। KNO3, के लोफाई है बेटा, और लोफाई होने के कारण ये टाइप सेकंड से टूटेगा। ये वाला जो टाइप मैंने बताया था, ये वाला टाइप इस टाइप से टूटेगा, ये और इस टाइप से टूटेगा, तो दो प्रोडक्ट ही बनेंगे, इसलिए इसका आंसर होगा KNO2 + O2। इसको हीट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि एक्सेप्शन वगैरह कुछ नहीं है, जो होना है वैसे ही होगा। लेड नाइट्रेट में लेड हाईफाई है लोफाई है, तो आंसर है हाईफाई, क्योंकि लोफाई तो मैंने चार ही बताया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये नहीं उनमें से, तो ये हाईफाई है। हाईफाई है तो पहले टाइप से टूटेगा या सेकंड टाइप से, तो ये जो मैंने बताया था वो पहले टाइप से टूटेगा। तो तीन प्रोडक्ट बनेंगे, तीन प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, तो पहले बता रहा हूँ PbO, फिर NO2 and O2। अमोनियम नाइट्रेट एक्सेप्शन था, उसमें इनमें कोई भी नियम, इनका नियम नहीं लगेगा, तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज इनटू N2O + H2O। नाउ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फेट। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फेट में क्या खास है वो देखो। सल्फेट जनरली कैसे होते हैं, हाइड्रेटेड होते हैं। मैंने इतने सारे सल्फेट जगह से, सल्फेट्स की प्रॉपर्टी होती है, पानी को बहुत लाइक करते हैं, पानी में सॉल्युबल भी होते हैं। कुछ सल्फेट ऐसे होते हैं, जैसे बेरियम सल्फेट हुआ, वो पानी में इंसॉल्युबल है। लेड सल्फेट इंसॉल्युबल है, सिल्वर सल्फेट इंसॉल्युबल है। तो कुछ सल्फेट होते हैं जो पानी में घुलना नहीं चाहते, या पानी में उनकी सॉल्युबिलिटी स्पेनिंगली सॉल्युबल होते हैं वो, लेकिन मैक्सिमम सल्फेट सॉल्युबल होते हैं, और मैक्सिमम सल्फेट पानी को अट्रैक्ट करके कुछ हाइड्रेट्स बना देते हैं, राइट। तो जैसे एग्जांपल्स में जितने भी दूंगा वो मेनली हाइड्रेट्स होंगे, और वो हाइड्रेट्स एग्जांपल है। पहला देखो, ये वाला जो एग्जांपल दिया है MSO4.XH2O, ये देखा गया कि जब बॉइलिंग पॉइंट के बराबर टेम्परेचर यानी 100 डिग्री के आसपास गर्म करते हैं
तो जितने पानी के मॉलिक्यूल इनमें अट्रैक्टेड रहते हैं वो हीट होने के कारण सारे निकल जाएंगे, कुछ एक आधा बच जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया .1H2O। एवरेज 1 वाटर मॉलिक्यूल पर मोल रिमेन्स इन द क्रिस्टल, रिमेनिंग ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स आर एलिमिनेटेड बिकॉज द टेम्परेचर इज टू हाई, है ना, that is enough to evaporate the water molecules from the crystal, है ना। तो MSO4.H2O बन गया। अगर टेम्परेचर 200 के आसपास चला जाए तो दिस टेम्परेचर इज नाउ गुड इनफ टू रिमूव ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड मेक द सॉल्ट कंप्लीटली एनहाइड्रस। इसका मतलब इतना टेम्परेचर हो चुका है कि अब जो बचा कुचा पानी का मॉलिक्यूल है वो निकल जाके अब बन जाएगा एनहाइड्रस सॉल्ट। अगर आपने इसको भी गर्म कर दिया तो एज यू कैन सी हियर आई हैव फॉर्म्ड MO प्लस SO3। यहाँ पर M क्या है, हाईफाई है, और हाईफाई का ऑक्साइड MO बन जाएगा प्लस SO3 बन जाएगी। तो इस तरह से अपन रिएक्शन को करवा देंगे। तो पहले स्टेज में हमारे को एक पानी का मॉलिक्यूल रखना है, दूसरे स्टेज में हमारे को सारे पानी के मॉलिक्यूल हटा देने हैं, और अगले स्टेज में सॉल्ट को डिकम्पोज करना है। यहाँ तक कि डिकम्पोज नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि डिहाइड्रेट हो रहा है और बाद में डिकम्पोज होना स्टार्ट हुआ। ये जनरली सल्फेट सॉल्ट्स की टेंडेंसी होती है, इस तरह से उनका रूटीन रूट रहता है ना, डिकम्पोजिशन का। तो MSO4 में M कैसा है, हाईफाई है। अगर हाईफाई है तो इसका क्या लेके भाग जाएगा, आंसर ऑक्सीजन, ऑक्साइड लेके भाग जाएगा, मेटल ऑक्साइड बना देगा और ये SO3 बन जाएगा। सल्फर, यहाँ पे जो सल्फेट आयन है, ये सल्फेट आयन भी SO4-2 है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग आयन नहीं होता, नहीं तो ये भी ऑक्सीजन देता। तो इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आयन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आयन नाइट्रेट था, वो ऑक्सीजन दे रहा था, लेकिन ये नहीं देगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसके आगे की। चलो, ये मैंने एग्जांपल लिया व्हाइट विट्रियोल। पहले तो क्या होगा कि आप क्या करें कि इनके सबके फॉर्मूले याद करें, फॉर्मूले और नाम याद रखें। जो इनोनिम में क्लियरली जो बातें हमारे को मालूम होनी चाहिए, जो याद होनी चाहिए, उस पर हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं, है ना, कि व्हाइट विट्रियोल क्यों है या ग्रीन क्यों है, कलर है इनके, तो कलर याद रखने के, नाम भी याद रखने हैं। तो ये तीनों जो है विट्रियोल्स ध्यान रखना बेटा, दीज ऑल विट्रियोल्स आर इंपॉर्टेंट। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन इतना से आ जाए, इनमें से कौन व्हाइट विट्रियोल है या ग्रीन विट्रियोल है या ब्लू विट्रियोल है। ज्यादा अच्छा क्वेश्चन ये होगा कि बताओ ब्लू विट्रियोल को गर्म करने पर क्या होगा, वो डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा। तो उसके स्टेप्स मैंने बता दिए। व्हाइट विट्रियोल को गर्म करेंगे तो जैसे कि मैंने कहा था 100 डिग्री के आसपास सारे पानी के मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, एक के अलावा 200 के आसपास बचा कुचा पानी का मॉलिक्यूल भी उड़ जाएगा। तो पहला स्टेज लगभग 100 पे आती है, दूसरी स्टेज लगभग 200 पे आती है और बन जाता है जिंक सल्फेट। जिंक हाईफाई होने के कारण इसका ऑक्साइड तोड़ के भाग जाएगा और ZnO बना लेगा और SO3 बन जाएगा। और ये की हाल होगा कॉपर के अंदर भी, पहले कॉपर सल्फेट .H2O बना, फिर कॉपर सल्फेट बना, फिर कॉपर ऑक्साइड प्लस SO3 बना। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ लिख दिया है ग्रीन विट्रियोल को। ग्रीन विट्रियोल की क्या खास बात है वो सुनना बेटा। आयरन सल्फेट को गर्म किया तो पहले बना FeSO4.H2O, एक्सपेक्टेड था, और गर्म किया तो ये बना, ये भी एक्सपेक्टेड था। इन अब जो होगा बेटा वो जबरदस्त चीज होगी। क्या होगा वो सुनना बेटा। होगा क्या, ये जो आयरन है ना, सल्फेट के साथ जब गर्म करेंगे तो यहां बनेगा FeO, यहां बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अभी तक तो सल्फर का SO3 बन रहा था, यहाँ पे SO2 भी बन रहा है, SO3 भी बन रहा है। तो अगर आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, तो ये देखा गया कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। अगर आप बोलेंगे सर ये कैसे समझाओगे, तो समझो बेटा ध्यान से। यहाँ पर फेरस सल्फेट लिख रहा हूं मैं, फेरस सल्फेट FeSO4। यहाँ आयरन की स्टेट निकालोगे तो +2 है और सल्फर की निकालोगे तो +6 है। आपको मालूम है आयरन +3 में भी जा सकता है बेटा, तो आयरन +3 में जा सकता है और सल्फर SO2 भी बना सकता है। SO2 में सल्फर की स्टेट है +4, तो ये हो सकता है, लेकिन ये तब होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन इसको देगा। और आयरन अब तैयार इलेक्ट्रॉन देने के लिए, क्योंकि आयरन तो फेरिक में भी जा सकता है, और इनफैक्ट फेरिक में भी वो स्टेबल है बिकॉज इट हैज D5 कॉन्फिगरेशन इन फेरिक। D5 कॉन्फिगरेशन भी स्टेबल है। तो कहने का मतलब है फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो सकता है आराम से, कोई मुसीबत नहीं है। तो फेरस फेरिक में जब कन्वर्ट होना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या खाएगा, तो आंसर है छोड़ेगा, और सल्फर को इलेक्ट्रॉन लेने पर मजबूर करेगा। सल्फर को इलेक्ट्रॉन देकर कौन सी गैस बनाएगा, तो आंसर है SO2 बनाएगा। अब बात ये है कि बेटा कि ये देगा एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको वहां पे जाने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको चाहिए 2 आयरन, क्योंकि 2 आयरन तो दे पाएंगे। तो थोड़ा सोचो बेटा कि मान लो मेरे पास ये पूरा की पूरा सॉल्ट 2 मोल है। ढंग से सुनना, पूरा की पूरा सॉल्ट 2 मोल है, तो आयरन भी 2 मोल है और सल्फर भी 2 मोल है। लेकिन 2 मोल आयरन, यहां देखो मैंने लिख दिया है आयरन, यहां पर आयरन 2 मोल, सल्फर +6 में है, सल्फर +6 में है, ये भी 2 मोल।
ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, फेरस फेरिक में जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा इसको, और ये दोनों आयरन एक ही सल्फर को +4 में चेंज कर देंगे, जबकि ये वाला सल्फर +6 में ही रहेगा। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात हो गई कि आयरन तो अपना इलेक्ट्रॉन देखिए कौन सी स्टेट में आ गया बेटा, +3 में आ गया, लेकिन इन दोनों में से एक सल्फर +4 में गया, एक +6 में गया। ये देखो यहाँ पर आ गया आयरन तो +2 से यहाँ पर आ गया +3 में, इसलिए बन गया फेरिक ऑक्साइड। यहाँ फेरस ऑक्साइड लिखते गलत हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा। FeO विल बी नॉट राइट द आंसर। अगर आपने FeO कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, Fe2O3 बनना चाहिए, क्योंकि फेरस फेरिक में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन छोड़कर। उसको मालूम है कि आगे सल्फर इलेक्ट्रॉन खा सकता है, तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अगर आप बोलोगे सर बाकी सबने क्यों नहीं किया, बिकॉज बाकी जिंक तो +2 में रहता है, +3 में जाता नहीं है, कॉपर +2 में रहता है, +3 में जाता नहीं है, तो आयरन जब +3 में जा सकता है, स्टेबल हो सकता है, तो क्यों नहीं अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो इसका मतलब ये कि जनरली विट्रियोल्स को गर्म करने पर रिडॉक्स चेंज नहीं होता, लेकिन ग्रीन विट्रियोल एक्सेप्शन है। क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसा हो सकता है इनमें से कौन सा सल्फेट को गर्म करने पर सल्फर के दोनों ऑक्साइड मिल जाते हैं, तो आंसर ध्यान रखना, ग्रीन विट्रियोल को गर्म करने पर सल्फर के दोनों ऑक्साइड मिल जाते हैं, SO2 भी SO3 भी, 1 मोल SO2 1 मोल SO3, Fe2O3 तो बन ही रहा है यहाँ पर। लास्ट आ गया अपना CSO4.2H2O। CSO4.2H2O इट इज कॉल्ड जिप्सम, ये कहलाता है जिप्सम। यहाँ मैंने नीचे लिखा है बट कुछ कारणों से वो दिख नहीं रहा है, इट इज जिप्सम, GYPSUM जिप्सम। चलो ये जिप्सम है, जिप्सम को मैंने हीट किया, CSO4.2H2 है। चलो अपन एक फ्रेश पेपर लिख लेते हैं, चलो ज्यादा कंजूसी क्यों करें। CaSO4.2H2O इज कॉल्ड जिप्सम। गरम करते हैं तो पहले बन जाता है CaSO4.2H2O, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको भी गरम करते हैं तो बन जाता है CaSO4, जो कहलाता है डेड बर्न्ट प्लास्टर। और इसको आगे गर्म करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन ही जाएगा, बिकॉज ये हाईफाई है, वो तो ठीक है वो नहीं है। अब खास बात क्या है वो देखो बेटा, CaSO4.2H2 गर्म के, ऐसे मैंने कहा था कि पहले स्टेज में कुछ पानी के मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, तो यहाँ पर ये 1:1/2 की रेशियो में रह जाता है। क्या 1:1/2 बोलना या 2:1 बोलना एक ही बात है, तो आंसर एक ही बात है। इसलिए पीओपी का या तो फॉर्मूला ये होगा या फॉर्मूला होगा ट्वाइस CaSO4.1H2O। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात ध्यान रखना। तो पीओपी दोनों ही पीओपी है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पीओपी एक ऐसा पाउडर, एक ऐसा कंपाउंड है ना, जिसको जनरली जो किसी इंसान के बोन फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं, तो जो डॉक्टर जो प्लास्टर चढ़ाता है उसका जो पाउडर होता है दैट इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे हमने घर के जो इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं है ना, लो सीलिंग फॉल सीलिंग बनाते हैं, उसके लिए भी है ना उसको यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, पीओपी को, और डॉक्टर वगैरह भी यूज करते हैं। इसका मेन काम ये होता है कि ऐसे फ्रैक्चर्ड बोन्स का ट्रीटमेंट करते समय अगर हमने उसको प्लास्टर चढ़ाया तो जो एक्सरे के बाद जो जिस पोजीशन में उनको सेट करना होता है वो वैसे वैसे उसकी प्लास्टिंग कर देते हैं, तो फिर मूवमेंट नहीं होता है, वो जल्दी से हार्ड हो जाता है ना, 15-20 मिनट में हार्ड हो जाता है। इट्स नॉट लाइक सीमेंट विच टेक्स डेज एंड डेज टू गेट प्रॉपर्ली हार्डन, है ना। तो सीमेंट की तरह तो वो रहता नहीं है, जल्दी से हार्ड हो जाता है। और इसके अलावा हार्ड तो हो जाता है, लेकिन उसको जब काटना चाहें तो हट भी जाएगा। सीमेंट को लगाएंगे तो आप जान सकते हो बेटा, किसी के फ्रैक्चर होने पर सीमेंट लगाना स्टार्ट कर देंगे, कुछ दिनों तक तो मतलब घर में जो है वो बड़ा परेशानी का माहौल रहेगा, उनकी वो क्या कहते हैं तराई करनी पड़ेगी बार बार, तो बड़ी फनी सी चीज़ हो जाएगी। वो करना नहीं है अपने को, तो हमारे को एक ऐसा मटेरियल ढूंढना है जो जल्दी से हार्ड हो जाए, जल्दी से जम जाए, है ना, ताकि ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े हमें। 15-20 मिनट 25 मिनट के अंदर ही वो सेट हो जाता है। इनकी हार्डनिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। द प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन सेट इन अ टाइम ऑफ से 20-25 मिनट्स, विच इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट, है ना। तो जल्दी से वो हार्ड हो जाएगा। और जब हार्ड हो गया तो इतना भी हार्ड नहीं होगा कि सीमेंट जितना हार्ड हो गया, हार्ड होगा तो उतना भी आप जानते हैं कुछ लोग तो ब्लेड से काट लेते हैं। वो हार्ड होगी मतलब इतना रहता है कि हाँ उसको बहुत इजीली थोड़ा सा फिजिकल उसको क्या बोलते हैं देकर, है ना, कोई सा नाइफ देकर या कोई भी दूसरी चीज़ देकर, जैसे डॉक्टर वगैरह कंपाउंडर वगैरह बहुत इजीली उसको काट देते हैं। तो हमारे लिए कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। सीमेंट अगर लगा दिया तो आप जानते हैं बेटा हथौड़े से हटेगी फिर तो वो। पहले तो मालूम नहीं फ्रैक्चर हुआ था या नहीं हुआ था, अब तो जरूर हो जाएगा।
तो इसलिए ऐसी चीज़ों को अपन अवॉइड करते हैं और इसलिए अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस को फ्रैक्चर्ड बोन्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रैक्चर्ड बोन्स के ट्रीटमेंट के लिए इनमें से कौन से मटेरियल को यूज करते हैं। तो सीमेंट, पीओपी और अलग अलग ऑप्शन देंगे, तो द आंसर विल बी पीओपी। द फॉर्मूला विल बी ईदर CaSO4.12H2O और twice CaSO4.1H2O। चलो, इसको गर्म करने पर डेड बर्न प्लास्टर है। डेड बर्न मतलब पूरी तरह जला जा चुका है, पूरा इसका पानी अब उड़ चुका है, अब पानी उड़ने के लिए नहीं बचा है। कंप्लीटली डिहाइड्रेट वाले प्लास्टर को बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। चलो, सल्फेट्स भी आज डिस्कस हो गए, तो आज अपन ने काफी सारे कंपाउंड्स कर लिए। आई होप कि आपको ये थर्मल डिकम्पोजिशन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जो भी थर्मल डिकम्पोजिशन मैंने पढ़ा है उसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करना, इस वाले जो लेक्चर है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा सीरियसली लेना, और थोड़ा अगर मान ले कहीं भी कोई दिक्कत हो तो वापस उसको रिवाइज करने के लिए उसको करना है ना, पढ़ना। और अगर इनमें से कोई भी समस्या आती है, किसी को भी कोई समस्या आती है, तो जस्ट कनेक्ट टू मी बाय द व्हाट्सएप और मे बी दैट एप्लीकेशन, है ना, ऐप के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मुझको कनेक्ट हो जाओ मुझसे, और क्या बोलते हैं, मुझको प्रॉब्लम लिख के भेज देना, मैं उसका सॉल्यूशन इमीडिएटली, जैसे मुझको टाइम मिलेगा मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। मतलब ये थर्मल डिकम्पोजिशन पर्टिकुलरली इस लेक्चर के लिए बोल रहा हूँ, यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट दिस लेक्चर, ईच एंड एवरी पॉइंट अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट सेक्शन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल गुड। मैं भी एकदम तंदुरुस्त हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। आपके सामने देखो हट्टा कट्टा पढ़ा रहा हूँ, है ना, कोई समस्या नहीं है। एंड थर्मल डिकम्पोजिशन चल रहा था, यानी तोड़ना चल रहा था, तोड़ फोड़ चल रही है ना। जरूरी नहीं है कि सीधे साधे लोग तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, तो अपन कर ही रहे तोड़ फोड़। दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है बेटा? गर्म करो किसी को और डिकम्पोज करो, तोड़ दो, गर्म करो तोड़ दो, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। और थर्मल डिकम्पोजिशन में जनरली हम देखते हैं कि रेजिड्यू बचता है, जिसको जो सॉलिड पार्ट है दैट इज रेजिड्यू, और बची हुई गैस निकल जाती है। अपने कार्बोनेट्स का थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ लिया, नाइट्रेट्स का थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ लिया, सल्फेट्स का पढ़ लिया, राइट। और उसके अलावा शायद बाइकार्बोनेट्स का भी अपन ने पढ़ लिया है। तो कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट, नाइट्रेट्स, इन सब का अपन ने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ लिया है। अब बारी है थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ने की उसके आगे, एंड दैट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन इन्वॉल्विंग द सॉल्ट विद मोनोएटमिक एनायंस, एज आई रिटन हियर, सॉल्ट्स विद मोनोएटमिक एनायंस। अब आप बोलोगे सर मोनोएटमिक क्या होता है? तो जैसे कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CO3-2, राइट। तो उसमें होते हैं 4 एटम, सो इट इज नॉट मोनोएटमिक, इट्स पॉलीएटमिक। तो एनायन पॉलीएटमिक है, तो उसमें मतलब एक से ज्यादा एटम है। लेकिन जैसे क्लोराइड है, तो क्लोराइड, फ्लोराइड, है ना, ये क्या है? ये Cl नेगेटिव है, तो Cl में एक ही तो एटम है या ज्यादा है? तो एक ही है, तो मोनोएटमिक हो गया, राइट। तो मोनोएटमिक एनायंस के साथ में अगर सॉल्ट है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हुआ, है ना, फेरिक क्लोराइड हुआ, कोई भी हुआ, मतलब मोनोएटमिक होना चाहिए, यानी एक एटम होना चाहिए उसके अंदर, एनाइन के अंदर, राइट। तो ऐसे एनाइन जो एक एटम से बने हो, उन वाले सॉल्ट को कहते हैं मोनोएटमिक एनाइन वाले सॉल्ट। और इनके लिए ध्यान रखें थर्मल स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, यानी इनके अंदर एक जबरदस्त बात है कि अभी तक जो अपन ने हाई-फाई लो-फाई वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वो इनके लिए काम के नहीं है। इनमें सिंपल से एक बात काम की है कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सर ने कहा है कि अगर मोनोएटमिक एनायन है, क्लोराइड सॉल्ट्स हैं, तो उनके लिए जितना लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, जितना स्ट्रॉन्ग उसका लैटिस होगा, उतना ही उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, राइट। थर्मल स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर अपन को ये कहा जाए कि अच्छा ठीक है हम ध्यान रखेंगे, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको खींच नहीं रहा हूँ। तो जनरली क्या होता है कि अपन एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करें, पढ़ाएं और वो सब कुछ करें, और उसके बाद में उसके क्वेश्चन ही नहीं बने, तो पढ़ने वाले को भी थोड़ी ये वो होती है कि ना तो ये NCERT में ना कहीं क्वेश्चन आता है, फिर भी सर बताने क्यों बताने लगते हैं, इसलिए मैं उसके बारे में कम बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल ऐसे मुंह जबानी बता देता हूँ। NaCl and KCl, if you are asked about the comparison of the thermal stability of NaCl and KCl, तो बस आपको ये देखना है कि किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, बिकॉज ये क्लोराइड सॉल्ट्स हैं।
है ना। थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब लैटिस एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। अब लैटिस एनर्जी ज्यादा किसकी होती है बेटा, जो छोटे आयंस होते हैं। और छोटा आयन कौन है, Na+ या K+, तो आंसर Na+, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सोडियम ऊपर आता है, पोटेशियम नीचे आता है। तो जो ऊपर है वो छोटा है, और छोटा है तो स्ट्रॉन्ग लैटिस है, और स्ट्रॉन्ग लैटिस है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, एंड दैट्स व्हाई NaCl has overall more thermal stability than KCl. That is how we compare the monoatomic anion containing salts. Now if you have to see the examples are very important over here, and first examples which I will take are these chlorides: PbCl4, FeCl3, HgCl2. As you can see here on the right hand side I have written this is heat. तो when I am heating this, इन कंपाउंड को जब मैं हीट कर रहा हूँ तो ये बन रहा है। अब बताओ इनमें और इनमें क्या अंतर है, देखो जरा। ये लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, क्योंकि क्लोराइड जो है 4 है, और क्लोराइड का चार्ज होता है -1 वाले 4 है, तो इसका +4 हो गया इसकी स्टेट। तो इसकी स्टेट +4 है, बताओ इसकी स्टेट कितनी हुई, तो सोच के देखोगे तो +3 आएगी। और इसकी स्टेट ये मर्क्यूरिक है, मर्क्यूरिक में मर्क्यूरी की स्टेट कितनी होती है बेटा, +2। ये फेरिक है +2, +3 है, ये प्लम्बिक है +4 है। इनको जब हीट कर रहे हैं तो प्लम्बस बन रहा है, प्लम्बिक से प्लम्बस बन रहा है। अब थोड़ा सोचो, ये प्लम्बिक से प्लम्बस बन रहा है तो क्यों बन रहा है, तो थोड़ा सोचो बेटा कि ये सॉल्ट को अगर अपन हीट करेंगे तो टूटेगा या जुड़ेगा, तो आंसर है टूटेगा। टूटेगा तो उसमें जो गैसियस सब्सटेंस है वो बाहर निकल जाएगा, और लेड और क्लोरीन में गैसियस सब्सटेंस कौन है, तो आंसर है क्लोरीन। तो क्लोरीन अगर निकल जाएगा तो बचेगा कम क्लोरीन या ज्यादा क्लोरीन, कम क्लोरीन, इसलिए कम क्लोरीन बच गया, तो इसकी स्टेट भी लो आ गई। इसकी स्टेट कितनी आ गई बेटा, +2, जबकि पहले कितनी थी, +4। इसका मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट लो में कन्वर्ट हो रही है या लो हाई में कन्वर्ट हो रही है, तो आपका आंसर होगा हाई इज कन्वर्टिंग इनटू लो, एंड दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, HOS is converting into LOS. What is HOS? Full form higher oxidation state. What is LOS? Lower oxidation state. So higher oxidation state converts into lower oxidation state as we heat the compound, and the chlorine gas would be released. Now if you ask me क्लोरीन गैस रिलीज होगी हमको पता कैसे चलेगा, तो आंसर कलर से पता चलेगा। उसका कलर होता है येलो ग्रीन। दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ये क्लोरीन गैस पीली हरी गैस होती है, येलो ग्रीन गैस है, दैट यू नीड टू रिमेंबर। आई कैन नॉट एक्सप्लेन द रीजन फॉर दैट। ऑफ कोर्स यस, कुछ पार्ट है जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हैलोजन से संबंधित आएगा, जो बताऊंगा मैं कि MOT में थोड़ा बहुत इसका एक्सप्लेनेशन है कि येलो ग्रीन कलर कैसा आया, लेकिन फिलहाल आपको याद करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल वुड रिमेंबर इट लाइक व्हाइट कलर्ड गैस। इसको व्हाइट वेपर के फॉर्म में याद रखते हैं, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज HCl व्हाइट होता है। उससे लोग सोच लेते हैं कि अच्छा सर ने HCl व्हाइट बताया था, तो फिर सोचते हैं कि HCl व्हाइट है तो क्लोरीन का पूरा परिवार सफेद है। तो ऐसे नहीं होता है बेटा कि एक एटम को देख लो तो उसका पूरा परिवार ही वैसा हो जाएगा, वैसे नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा तो है ना कि कोई कि मोहनलाल की फैमिली में सारे मोहनलाल ही मोहनलाल होंगे, थोड़ा कुछ तो और भी हो सकते हैं, है ना। तो आप समझते हैं इस बात को। इसलिए क्लोरीन जो है इसका कलर अलग है, HCl का कलर अलग है। HCl हैज कैसे वेपर, व्हाइट वेपर्स, वो व्हाइट वेपर्स हैं, जबकि ये येलो ग्रीन गैस है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो क्या है, वापस से क्या बोलोगे कि जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्लोराइड्स को गर्म करते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्लोराइड्स बन जाते हैं। प्लम्बिक से प्लम्बस बनाना, फेरिक से फेरस बनाना, और मर्क्यूरिक से मर्क्यूरस बनाना। मर्क्यूरस का फॉर्मूला Hg2Cl2 है और मर्क्यूरी का फॉर्मूला HgCl2 है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। द नेक्स्ट वन, फाइन, आई होप वी हैव डन दिस एट लीस्ट वंस। इसको एक बार तुमने पहले पढ़ रखा है, लेकिन वापस से पिछली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है। और ऐसी बात मत सोचना कि मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है, बाकी है भी ऐसे नहीं कि सर को लगता है तो क्या वो आएगा, क्या पता क्या नहीं आएगा। आने का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वही है कि जो चांसेस होते हैं वो एक्सेप्शनल चीज़ों में से होते हैं, और इनमें एक्सेप्शंस हैं। क्या है वो आपको देख लें। These are all forming hydrated salts. See, these are alkaline earth metals. Are these alkaline earth metals? Do you remember alkaline earth metals? Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. These are all called alkaline earth metal. और ये इनके क्लोराइड्स हैं। क्लोराइड सिंपल है, हाइड्रेटेड है, तो आंसर हाइड्रेटेड है क्योंकि पानी साथ में चिपका हुआ है। जब इनको गर्म करेंगे, जब कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है बेटा तो गर्म करते हैं तो कौन निकलेगा बाहर, तो आंसर है पानी, क्योंकि पानी चिपका हुआ है, पानी हट जाएगा। लेकिन दो ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनमें पानी हटता नहीं है, उनमें पानी जुड़ता है, बाकियों से पानी उड़ता है, दो में पानी जुड़ता है। ये मैंने पहले बताया हुआ है। किस में जुड़ेगा और किस में उड़ेगा, ढंग से देखो बेटा। इन दोनों के अंदर रिएक्शन अलग है, बाकी सब में रिएक्शन अलग है। बाकी सब में CaCl2.6H2 को हीट करने पर CaCl2 बचा, पानी उड़ गया। नहीं है पानी, पानी कहाँ देखो, ये पानी है यहाँ पर, यहाँ पे पानी नहीं है, मतलब पानी उड़ गया। हीट करा तो आपने उसके सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो निकल गए, क्योंकि वो वीकली अटैच्ड होंगे, स्ट्रांगली अटैच्ड होंगे, तो आंसर है वीकली अटैच्ड होंगे। लेकिन इनमें ये दोनों सॉल्ट ऐसे हैं जिनमें पानी स्ट्रांगली अटैच्ड है। अगर आप बोलोगे सर बेरिलियम में पानी स्ट्रांगली अटैच्ड है, आंसर है स्मॉल साइज। अगर आप बोलोगे सर स्मॉल साइज से क्या फर्क पड़ता है, तो ढंग से देख लो क्या फर्क पड़ता है। ये देखो, यस,
ये है बेरिलियम 2+, ये है O, ये है H और ये है H। अब मुझको बताओ क्या ये लोन पेयर, पानी के जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं और बेरिलियम के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा या वीक होगा? द आंसर इज वेरी वेरी स्ट्रांग, बिकॉज बेरिलियम आयन इज स्मॉल साइज आयन। जो स्मॉल आयन होंगे उनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से पानी के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए उसको जब गर्म करेंगे तो पानी आसानी से निकलेगा या मुश्किल से? तो आंसर है मुश्किल से, इनफैक्ट निकलता ही नहीं है। अगर आप बोलोगे निकलेगा नहीं तो क्या होगा, तो बेटा जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें पानी जुड़ जाता है, रिएक्शन हो जाती है पानी के साथ। बताओ बेरिलियम पानी के किस भाग के साथ रिएक्शन करेगा, H के साथ या OH के साथ? तो आंसर है OH, क्योंकि OH पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब ये कि जब ये रिएक्शन होगी, हीट करोगे तो यहाँ से बॉन्ड कटेगा, OH बेरिलियम के साथ चिपकेगा और बना लेगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। बताओ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो आंसर है BeOH का होल ट्वाइस, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग फॉर्म्ड हियर। सी BeOH होल ट्वाइस, यानी यहाँ पानी जुड़ा या उड़ा? तो आंसर है जुड़ा। पानी के जुड़ने का नाम हाइड्रोलिसिस कहलाएगा या डिहाइड्रेशन कहलाएगा? तो आंसर है जुड़ने का मतलब हाइड्रोलाइसिस और उड़ने का मतलब डिहाइड्रेशन। बताओ इन सब में से कितनों में हाइड्रोलाइसिस हुआ? 2 में, 3 में, 4 में, सब में किस में हुआ? तो 2 में हुआ क्या? हाइड्रोलाइसिस। बाकी में क्या हुआ? डिहाइड्रेशन। तो इसका मतलब हमें क्या ध्यान रखना है? एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रेटेड क्लोराइड्स को जब गर्म किया जाता है तो कितने सॉल्ट ऐसे हैं, कौन कौन से सॉल्ट ऐसे हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है? तो पहले 2 का हो जाता है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, राइट? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड्स के हाइड्रेट्स को गर्म करने पर वो हाइड्रोलाइज होते हैं, है ना? वो हाइड्रोलाइज होते हैं, उनमें से पानी नहीं निकलता है, पानी जुड़ता है, HCl निकलता है। अगर आप बोलोगे सर निकलेगा क्या, तो इन दोनों में साथ में जो बनेगा वो है HCl प्लस HCl। अगर आप बोलोगे सर इनमें क्या निकलेगा, तो इनमें वाटर निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि डिहाइड्रेशन 2 का हो रहा है, 2 का डिहाइड्रेशन हो रहा है, और सॉरी 2 का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है और 3 का डिहाइड्रेशन हो रहा है। ये आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन देखो अब आ रहा है, हाउ विल यू प्रिपेयर एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड? आई थिंक दिस इज नॉट कंप्लीट एंड करेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू प्रिपेयर एनहाइड्रस MgCl2 फ्रॉम MgCl2 dot 6H2O। If you are asked कि MgCl2.6H2O हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनाओगे, ये पूछा है आपसे। दूसरा पूछा है व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ AlCl3.6H2O हीटिंग। ये दोनों आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो इनका एक एक करके अपन जवाब सोचते हैं। पहले तो आप ढंग से सोच लेना कैसे बनेगा, बिकॉज दीज आर गुड क्वेश्चंस, इसलिए मैंने आपको अलग से दिए। चलो इनका आंसर देखते हैं पहले तो। Just wait because I'm having a sip of water. I'm quite thirsty now. तो मेरा पहला क्वेश्चन था ये कैसे बनाएंगे, बताओ ऊपर क्या है, ये क्या चीज है? तो आंसर है ये हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड है। और ये क्या है, तो ये है मैग्नीशियम क्लोराइड एनहाइड्रस। पानी नहीं है, पर जिसमें पानी नहीं होता उसको बोलते हैं एनहाइड्रस। तो ये एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड है। बताओ अगर हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड को हीट करेंगे थोड़ी देर पहले, तो क्या बताया था मैंने कि उसका हाइड्रोलाइसिस होगा या डिहाइड्रेशन? आंसर है, तो आंसर है इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। और यहाँ पर क्या करवा रहा हूं मैं, डिहाइड्रेशन। क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? तो आंसर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा कैसा होगा। तो अब क्या जबरदस्त कुछ चीज है ये इसके अंदर आंसर ये है। आंसर क्या है वो किससे संबंधित है मैं बता दूंगा, लेकिन आप एक बात सोचना जरा। कोई सिंपल सा चीज बता रहा हूँ आपको। बारिश का सीजन, बारिश के सीजन में हमारे कपड़े, जब गीले कपड़े हम सुखाते हैं तो आसानी से सूखते हैं या मुश्किल से? तो आंसर है मुश्किल से, क्योंकि बाहर भी नमी है, बाहर मॉइस्चर है। तो कपड़ों का मॉइस्चर इसीलिए निकलता नहीं क्योंकि बाहर पहले से ही मॉइस्चर सैचुरेटेड है। अगर बाहर सूखा हो, बाहर हवा चल रही है और सूखा है, मॉइस्चर नहीं है, तब तो हमारे कपड़े जल्दी जल्दी सूख जाएंगे, तो नहीं सूखेंगे। वैसे की वैसे यहाँ पर है कि यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, पानी बाहर निकल जाए।
तो सबसे बढ़िया तरीका है बाहर एटमॉस्फेयर कैसा ले लो, हाइड्रेटेड या सूखा। तो बाहर सूखा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, क्योंकि बाहर सूखा एटमॉस्फेयर होगा तो पानी जल्दी निकलेगा। दूसरा कि अपन इसको जब हीट करते हैं, नॉर्मल हीट करते हैं तो HCl निकलता है, तो बाहर HCl ले लो ताकि HCl ना निकले इसमें से। क्योंकि अगर मैं इसको हीट करूंगा और हीट करने से HCl नहीं निकला तो फिर तो पानी को निकलना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई गैस तो निकलेगी बाहर, कोई ना कोई वेपर तो निकलेगी, या तो HCl या पानी, दो में कॉम्पिटिशन है बेटा। तो बाहर क्या ले लो आप क्या चाहते हो, ये यहाँ से बाहर कौन आए और कौन नहीं आए, ये वाली रिएक्शन करवाने के लिए बाहर कौन निकलना चाहिए, तो आंसर है पानी, है ना। और जबकि अपन जानते हैं जनरली हीट करने पर तो क्या निकलेगा, HCl। अगर आपको HCl को रोकना है बाहर आने से तो बाहर पहले से किसका एटमॉस्फेयर ले लोगे, HCl का। तो यहाँ पर आप HCl का एटमॉस्फेयर ले लो, HCl वेपर ले लो और उसकी प्रेजेंस में हीट करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा, हाउ कैन यू प्रिपेयर एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड फ्रॉम हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड। चार ऑप्शंस होंगे, एक बोलेगा गर्म कर लो, एक बोलेगा तोड़ दो, कैसे कैसे कुछ ना कुछ उल्टे पुल्टे ऑप्शन देने। चार में से तीन में तो झूठ बोलना ही है ना बेटा, उसको सच तो एक ही जगह पर लिखा हुआ होता है। तो आपको बस वो पहचानना है, तो वो तभी पहचान होगा जब क्लास में थोड़ा सा अलर्ट होंगे, है ना। वीडियो थोड़ा ढंग से देखा होगा, ऐसा नहीं कि बस जस्ट देखने के लिए देख लिया, पापा मम्मी पास में बैठे हैं, बड़े भैया बड़े दीदी पास में बैठे हैं तो वीडियो देख रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और ही लग रहा है, तो वैसे नहीं, है ना। अलर्ट होकर देखना, फोकस होकर देखना है ना। कम पढ़ो लेकिन क्वालिटी पढ़ो। तो आपको जब पढ़ रहे हो तो हाथों अंदाजा हो जाएगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड .6H2O को गर्म करने से सर ने बताया था कि MgOH होल ट्वाइस बनता है और HCl निकल जाता है। और अगर आप चाहते हैं HCl ना निकले तो बाहर किसका एटमॉस्फेयर होना चाहिए बेटा, HCl का एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और उस वैसा लेने से HCl का एटमॉस्फेयर अगर आप ले लेते हो तो इस रिएक्शन में कंप्लीट डिहाइड्रेशन हो जाता है। एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, आई विल कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन। फाइन, what are the products of AlCl3.6H2 being heated? I will, is it all right? Okay, fine. तो मैंने लिखा है AlCl3.6H2O। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जो आपने पढ़ी लिया है कुछ कांडों से, मैंने उसको पहले पढ़ा दिया था, और उन कांडों में से एक ये भी है, आपने शायद डायगोनल रिलेशनशिप का नाम सुना है, ठीक है ना। तो डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर कई सारे एलिमेंट्स के अंदर आपस में रिजेम्बलेंस है, ठीक है ना। तो एक्सक्यूज मी, सर उसमें हो, रिकॉर्डिंग में होगा। हाँ सर रिकॉर्डिंग में होगा, मैं भी वापस करता हूँ फोन। दैट वाज एन इम्पोर्टेंट कॉल, उनको लेना ही था। AM सर का कॉल था, उनकी कॉल तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। बता दिया रिकॉर्डिंग में है तो फाइन, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, पूछ लेना उनसे आप, है ना। चलो AlCl3.6H2O को हीट करेंगे तो क्या बनेगा ये अपने को देखना है। इस कंपाउंड को लिया अपन ने, हीट किया। अब आप मुझको बताओ कि एल्यूमिनियम हाई फाई आयन है, लो फाई आयन है, तो आंसर है हाई फाई, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में मात्र 4 लो फाई हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ओनली 4 लो फाई हैं, बाकी सारे हाई फाई। लो फाई हाई फाई क्या है मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ऐसे नहीं कि ये हाई फाई लो फाई क्या बोल रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो अब ये हाई फाई है तो ये पानी को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या कम, तो आंसर है ज़्यादा। और जो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उसका हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होगा या हाइड्रोलिसिस, तो आंसर है हाइड्रोलिसिस। मैंने कहा था कुछ में तो पानी जुड़ता है, कुछ से पानी उड़ता है, इसमें पानी जुड़ेगा या उड़ेगा, तो आंसर है जुड़ेगा। हीट करने में पानी जुड़ जाएगा और पहले तो ये AlOH होल थ्राइस बनाता है और बाद में इसमें और पानी निकल के Al2O3 बन जाता है। ये इसका फाइनली हीटिंग प्रोडक्ट है। तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि AlCl3.6H2O को स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर क्या बनेगा, तो आंसर Al2O3, सारा पानी उड़ जाएगा। सारा पानी मतलब पानी उड़ जाएगा, मतलब पहले तो पानी जुड़ेगा और जब पानी जुड़ चुका है उसके बाद में और हीट किया जाए तब तो कुछ नहीं, अब तो पानी जितना उड़ सकता है उड़ेगा। तो OH वाले में से पानी का मॉलिक्यूल निकल के डिहाइड्रेशन होके और अब बन जाएगा Al2O3। So first hydrolysis and then dehydration, ultimately the product form will be Al2O3. Of course AlOH होता है, इस भी चलेगा, लेकिन एक ही ऑप्शन में नहीं देंगे। वो बेस्ट ऑप्शन हालांकि ये होगा कि ये, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो ऐसे लिखा हुआ होगा हीटिंग है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग जो भी है फाइनल प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा। चलो यहाँ तक हो गया। अब ये बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। हर साल बेटा आप देख लो कि एग्जाम जो कंपटीशन के होते हैं, पिछले साल तो ऐसे याद रखने पड़ते थे एम्स और ये और वो, पता नहीं स्टेट लेवल के, पहले कुछ सालों में
ऐसा रहता था कि एम्स का अलग एग्ज़ाम हो रहा है तो नीट का अलग हो रहा है तो स्टेट लेवल के अलग हो रहे हैं, है ना। तो हर बात पे एग्ज़ाम होता था। IIT JEE वालों का अलग हो रहा है, तो ऐसे खूब सारे थे। तो उन समय भी मैं ये नोट करता था बात कि हर एग्ज़ाम में मैं जस्ट ये देखता था कि क्वेश्चन किस तरह के, कोई एग्ज़ाम जो पेपर सेट कर रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, जस्ट ये देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। पता लगता है कि हर साल अमोनियम सॉल्ट के थर्मल डिकम्पोजिशन पे क्वेश्चन देते ही देते हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि अमोनियम सॉल्ट्स हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट केमिस्ट्री एज कम्पेयर टू डिफरेंट सॉल्ट्स। मैंने आपको जब कार्बोनेट सॉल्ट्स करवाए, नाइट्रेट्स करवाए, तभी मैंने आपको बीच में बता दिया था कि बेटा अमोनियम एक्सेप्शन देता है, अमोनियम बात में एक्सेप्शन देता है। क्यों देता है उसका रीजन सुन लो। अमोनियम कैटायन मेटल से बना हुआ नहीं है बेटा। अमोनियम होता है NH4+ एंड इट इज कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फ्रॉम नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है ना, इसमें मेटल कुछ नहीं है, तो इसमें रेजिड्यू नहीं बचेगा। तो अमोनियम सॉल्ट डू नॉट गिव रेजिड्यू ऑन हीटिंग। हाँ, अगर उसका एनाइन में मेटल है, अगर उसके एनाइन में मेटल पड़ा है तो रेजिड्यू बन ही जाएगा, लेकिन एनाइन में मेटल होना संभावना कम होती है क्योंकि एनाइन जनरली बनते ही नॉन मेटल्स हैं। तो इसमें अमोनियम के अंदर खास बात क्या है बेटा, कैटाइन में भी नॉन मेटल और इसके एनाइन में भी यदि नॉन मेटल है, दोनों में नॉन मेटल है, तो मतलब फिर मान के चलो रेजिड्यू बनेगा ही नहीं। मैं ऐसे बताता हूँ आपको, अमोनियम सॉल्ट्स, ये अमोनियम कैटायन है, इससे रेजिड्यू नहीं बनेगा। ये एनाइन है, ये एनाइन कितने तरीके हो सकते हैं हमारे कोर्स में। एनाइन ये सारे हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कोई मेटल नहीं है, इसमें मेटल नहीं है, नहीं है नहीं है, नहीं है नहीं है। तो बताओ कितनों में है, तो एक में ही है, तो जिसमें है उसको मैं थोड़ा सा ज्यादा स्पेशल मान के थोड़ा इसका सम्मान कर देते हैं, इसको डब्बे में लिख देते हैं, है ना, तो ताकि याद रहे। तो डाइक्रोमेट वाला एनाइन में क्रोमियम मेटल के फॉर्म में, इसलिए इसमें रेजिड्यू बनेगा। तो यानी अमोनियम सॉल्ट कौन से एनाइन के साथ हो तो गर्म करने पर रेजिड्यू देगा, तो आंसर है डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट रेजिड्यू देगा, किसके देगा ये मेरे को देखना है, लेकिन देगा ये बात तय है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बता अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट, ऐसे ऐसे सॉल्ट दिए हो और बोले बताओ किसको गर्म करने पर रेजिड्यू बनेगा। तो रेजिड्यू सिर्फ एक से बनेगा और वो है अमोनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट ये रहा, अमोनियम तो कैटायन फिक्स है बेटा। तो अगर अमोनियम कैटायन के फॉर्म में है तो इन सब में कोई भी एनायन लेने पर कौन सा एनायन के साथ अमोनियम का सॉल्ट हीट करने पर डिकम्पोज होकर रेजिड्यू देगा, तो अमोनियम डाइक्रोमेट देगा, बाकी कोई नहीं देगा। हमारे कोर्स में जो है उनकी बात कर रहा हूं। अब कोर्स के अलावा 1-2 और हैं जो मैं जानता हूं जिनके अंदर मेटल होता है एनायन के अंदर, जैसे परमैंगनेट है तो MnO4- है, उसमें भी रेजिड्यू आती है। तो अगर मेटल है एनायन में तो रेजिड्यू होगा, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन नहीं है तो नहीं होगा। तो ये वाले चारों जो है उनमें तो नहीं होगा, उन 3 में से एक में से होगा, बाकी ऑफिस में नहीं। अब इसमें अलग क्या है वो देखो बेटा, ये सारे एनायंस के लिए लिखा हुआ है नॉन ऑक्सीडाइजिंग। नॉन ऑक्सीडाइजिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे नहीं, जैसे नाइट्रोजन को परेशान नहीं करेंगे। अमोनियम अगर मैं साइड में लिखता हूं अमोनियम और इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो -3 है, तो -3 है मतलब ये कि ये वाला जो एनायन है ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर सकता है। जब ये एनायन नाइट्रोजन को ढंग से देखेगा कि कौन है ये नाइट्रोजन, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, तो पता चलेगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो -3 है। तो एनायन को पता चलेगा कि अरे इसमें तो इलेक्ट्रॉन भरे हुए, निकालो इससे इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये चारों जो एनायन है बदमाश नहीं बेटा। बदमाश का मतलब ही दूसरे को परेशान करना, दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचना। उनको बोलते हैं केमिकल लैंग्वेज में, इन बदमाशों को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग आयंस। तो ये ऑक्सीडाइजिंग आयंस नहीं है, ये सीधे साधे आयंस है। ठीक है ना, ये बोलेंगे नाइट्रोजन को कि भैया हम तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट पर हमारी तुम्हारी नजर नहीं है, हम उसको बिल्कुल नहीं खींचेंगे। ठीक है ना, छोड़ो तुम जो जैसे हो वैसे ही रहो। तो फिर ये अमोनिया बना देगा, क्योंकि अमोनिया में देखो नाइट्रोजन निकालोगे तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। यानी अगर आपको अमोनियम से अमोनिया बनाना है तो एनायन कैसा होना चाहिए, नॉन ऑक्सीडाइजिंग, परेशान न करने वाला, और वो ये चारों हैं। क्लोराइड ब्रोमाइड, क्योंकि इनके पास खुद के पास जितनी इनको जरूरत है उतना ही इनके पास इलेक्ट्रॉन है, जो ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनकी पूरी है। तो ये क्लोराइड ब्रोमाइड कार्बोनेट सल्फेट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग आयंस नहीं है, दीज आर नॉन ऑक्सीडाइजिंग आयंस। और नॉन ऑक्सीडाइजिंग आयंस होने कारण ये चारों जब प्रेजेंट होंगे तो अमोनियम से अमोनिया बनेगा, तो इन चारों में अमोनिया बनेगा। अमोनिया, आई विल राइट लाइक दिस, ओके फाइन। अमोनिया, सब में अमोनिया बनेगा, अमोनिया NH3 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 NH3, है ना। लेकिन साथ में क्या बनेगा, अमोनिया तो निकल जाएगा, साथ में बैलेंस करोगे तो HCl बनेगा। HCl यहां बनेगा, HBr यहां बनेगा, H2CO3 और ये बनेगा H2SO4।
वैसे H2CO3 थर्मली अनस्टेबल होने के कारण H2O प्लस CO2 दे देता है, वैसा भी लिख सकते हैं आप। ये तीनों जो है बदमाश है बेटा, ये तीनों क्या करते हैं, अमोनियम को परेशान करते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन छीनते हैं। इलेक्ट्रॉन छीनेंगे तो उससे कुछ ना कुछ और बनाएंगे। अगर आपको याद ही करना है कि सर क्या बनेगा, तो इन दोनों को याद करने का तरीका अलग है बेटा। इन दोनों को याद करने का तरीका है, इसके कैटायन में नाइट्रोजन है या एनायन में, ढंग से देख लो, इनके कैटायन में नाइट्रोजन है एनायन में, तो आंसर दोनों में। जब दोनों में नाइट्रोजन हो, कैटायन में भी और एनायन में, दोनों में नाइट्रोजन हो, अमोनियम नाइट्राइट अमोनियम नाइट्रेट के लिए पर्टिकुलर क्या ट्रिक बता रहा हूँ, और ये सिर्फ एक ट्रिक एनालिसिस नहीं है। ट्रिक ये है कि इन दोनों के अंदर आप जितने वाटर मॉलिक्यूल बना सकते हो बना दो, आपको अपने आप बाई प्रोडक्ट पता लग जाएगा। बताओ इसमें मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल कितने बन सकते हैं, तो आंसर है 2, क्योंकि एक पानी के मॉलिक्यूल में कितने H होते हैं, 2। तो यहाँ पे 4 H है, 4 H से वाटर मॉलिक्यूल कितने बन सकते हैं, तो 2 बन सकते हैं। तो यहाँ पर ट्वाइस H2 बना दो, यहाँ भी ट्वाइस H2 बना दो। अगर यहाँ पर इसमें से ट्वाइस H2 निकल जाएगा तो गिनती करो कितने H जा चुके हैं, तो वहां पे 4 H जा चुके थे, कितने 4 थे, 4 की 4 चले गए, H नहीं बचा। O कितने गए, O यहाँ पे 2 थे और 2 की 2 चले गए, तो सब कुछ H और O तो पूरे गए, तो बचा कौन, तो बचा N। कितने N बचे, 2, तो 2 N मतलब N2, तो N2 बनेगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ पर क्या करो, 2 H2 तो मैंने निकाल दिए हैं, 2 H2 के अलावा एक O बचा और 2 N बचे, तो यहाँ N2O बनेगा, N2O। तो क्या याद रखोगे बेटा, ये मैंने पहले भी करवा रखा है, वापस करवा रहा हूँ। अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करने से नाइट्रोजन गैस बनती है, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने से N2O बनता है। ये याद करना, ऐसे मैं कह रहा हूँ, बहुत काम की चीजें है बेटा। आपका पूरा पी ब्लॉक का रिएक्शन पार्ट विल गो ट्रिमेंडसली इजियर अगर आप इस तरह से इसको प्रिपेयर करते हो। और उसके बाद में पहला जो है वो है अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट में आपको डायरेक्टली लर्न करवा रहा हूँ कि इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नहीं है, तो इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं लगा देना। यहाँ पर सिंपल से याद रखना कि सर ने बताया N2 गैस बनती है, जो रेजिड्यू बनता है वो Cr2O3 बनता है और साथ में H2 बनता है। ये ग्रीन कलर का सॉलिड है और कई किताबों में लिख रखा है कि आतिशबाजी कराने में हम अमोनियम डाइक्रोमेट को यूज करते हैं। प्रोबेबली इट गिव्स द कलरफुल टिंजेस, तो ये कलरफुल टिंजेस देता है, तो स्पार्कलिंग देता है, इसलिए हम इसको यूज करते होंगे। तो अमोनियम डाइक्रोमेट इज द वन दैट इज यूज्ड इन द दिस क्रैकर्स एंड ऑल, राइट। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने से N2 बन रहा है, Cr2O3 बन रहा है, H2 बन रहा है। बताओ इन सब सॉल्ट, जो 7 अमोनियम सॉल्ट आपके सामने लिख रहे हैं, उनमें बेहद एक्सेप्शनल कौन है, तो आंसर है अमोनियम डाइक्रोमेट। किस बात में एक्सेप्शन है बेटा, तो एक्सेप्शन इस बात में है कि इट इज द ओनली अमोनियम सॉल्ट which is giving some residue. What is the residue formed here? Cr2O3. What color is it? तो आंसर is green. So it is a green colored solid compound. तो Cr2O3 green solid है, बाकी कहीं पे solid नहीं देखना बेटा, ये तो solid है लेकिन वहां पर सब वेपर या गैसेस बन रही हैं। तो N2O plus H2 अमोनियम नाइट्राइट से N2O plus twice H2O। इसी प्रकार से यहाँ पर ये चारों अमोनियम सॉल्ट हैं जो अमोनिया देते हैं। तो ये ध्यान रखना बेटा, 4 अमोनियम सॉल्ट जो अमोनिया देते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट, कार्बोनेट। आज के बाद में कभी भी पूछूं, बताओ अमोनिया कौन से सॉल्ट को गर्म करने से मिलती है, तो 4 ध्यान रखना, क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट को गर्म करने से कौन सी गैस बनती है, अमोनिया। अगर आपको ये ध्यान रखना है कौन से सॉल्ट को गर्म करने से नाइट्रोजन गैस बनती है, तो वो 2 सॉल्ट है, अमोनियम डाइक्रोमेट एंड अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करने से N2 बनती है। कौन से सॉल्ट से N2O बनता है, तो आंसर है अमोनियम नाइट्रेट। ये सारा हो गया। और लास्ट में किससे रेजिड्यू बनता है ना, तो है अमोनियम डाइक्रोमेट से रेजिड्यू बनता है। सो हियर वी फिनिश दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट यू कैन सी इज, यस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स ना। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी हम कैसे देखते हैं, राइट। चलो ठीक है। हाँ बच्चों, एक वो क्या हुआ था कि आयनिक बॉन्ड जब चल रहा था अपना, तो आयनिक बॉन्ड के चलते में तो अपन एक टॉपिक किया था थर्मल डिकम्पोजिशन। उसमें कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, अमोनियम सॉल्ट्स वगैरह सबकी मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन करवा दिया था। वो शायद कहीं ना कहीं एक मिस आउट हो गया, और वो था ये वाला आपका बाइकार्बोनेट्स। मैंने ऐसा कहा भी था कि बाइकार्बोनेट्स मैंने करवा दिया, कि पता नहीं क्यों बैक ऑफ द माइंड में को ऐसा चल रहा था कि बाइकार्बोनेट्स हो चुका है। बट
आई गॉट द फीडबैक फ्रॉम फ्यू स्टूडेंट्स ऑन माई सेल फोन। मेरे साथियों ने मेरे को बताया कि सर आपका एक बाइकार्बोनेट्स रह गया है, तो थैंक यू फॉर बीइंग सो अलर्ट। ठीक है ना, तो बढ़िया है। मैं फ्यूचर में भी ऐसे ही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप बढ़िया तरह देखते रहो। जहाँ पे थोड़ा 19-20 लगे कि सर ये आपने थोड़ा गलत बोल दिया या कम बोला, जो भी है, तो आई विल वेलकम डेट, बिकॉज उससे हमारे को फर्क नहीं पड़ेगा। उससे आप सब लोगों को, जो लोग ऐसा कर चुके थे, अपने दिमाग में नहीं लाए थे, उनको ही बेनिफिट हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है, ये कुछ लोग इतने अलर्ट हो गए देख रहे हैं, इट्स वेरी गुड। तो चलो अपन फिनिश करते हैं बाइकार्बोनेट्स को। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स करने की जरूरत ज्यादा कुछ अलग से है नहीं, क्योंकि 1-2 लाइन में वो फिनिश हो जाएगा। कार्बोनेट्स का अगर आप कर चुके हैं तो एक्जैक्टली वैसे कि वैसा बाइकार्बोनेट्स का है। एक अलग बात है उसमें, और वो ये है कि बाइकार्बोनेट्स में ये H है और H का साइज एक्सट्रीमली स्मॉल है। तो ऐसा मान लो आप कि स्मॉल साइज का होने के कारण ये हाई फाई है। ये हाई फाई होने के कारण आपको अभी तक मैंने क्या बताया बेटा कि हाई फाई के जो सॉल्ट्स होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल, तो आंसर है लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल होने के कारण यहाँ पर भी कैटायन है ना, ऐसा संभव नहीं होगा कि यहाँ पर आप कैटायन रखोगे भी और ये कंपाउंड एग्जिस्ट करने के चांसेस होंगे, ये बहुत कम होगा। ये कारण है कि दुनिया में बाइकार्बोनेट्स सॉलिड फॉर्म में नहीं पाए जाते। अगर आप बोलोगे सर फिर सॉलिड फॉर्म में बाइकार्बोनेट होते ही नहीं है, तो आंसर होते हैं, लेकिन ये वाले होते हैं क्योंकि ये है लो फाई। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि लो फाई सिर्फ 4 है। वैसे एनसीईआरटी में इस बात को फोकस किया हुआ है कि एल्कली मेटल में ये इसका बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एनसीईआरटी का मेन काम ये है कि एक्सेप्शन निकाल के देना, और वो अच्छी बात है, ऐसे नहीं कि वो गलत है। तो लिथियम इज अ स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन इन इट्स ग्रुप, लेकिन एक्सेप्शन में सिर्फ लिथियम में नहीं बेटा, सारे के सारे हाई फाई होते हैं। तो इसका मतलब बाइकार्बोनेट, मेटल के बाइकार्बोनेट सिर्फ 4 ही सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लिथियम का बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं करता सॉलिड स्टेट के अंदर, और सॉल्यूशन फॉर्म में किसी और फेज में रहे, लेकिन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं 4 के अलावा, और वो 4 हैं लो फाई वाले। अब आता है बात कि जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे NaHCO एग्जिस्ट करता है, तो क्या ये टूटेगा या नहीं टूटेगा? तो बेटा टूटेगा इसलिए क्योंकि इसके पास हाई फाई वाला कैटायन है, H+ है इसके पास, तो टूटेगा। फिर टूटेगा तो कैसे टूटेगा वो मैं आपको सिखा देता हूँ। आप क्या करो, तोड़ते समय यहाँ से H, यहाँ से OH निकाल दो, यहाँ से CO2 गैस निकाल दो, और जो पीछे बचेगा वो है Na2CO3। तो आपका आंसर आएगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। यानी कुल मिलाकर आज के बाद क्या ध्यान रखोगे? पहली बात, बाइकार्बोनेट्स सॉलिड फॉर्म में, मेटल के बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में सिर्फ 4 ही एग्जिस्ट करते हैं, और उन 4 में किसी को भी गर्म करोगे तो 3 चीजें बनेंगी। वो 3 चीजें क्या हैं? बाइकार्बोनेट से बनेगा कार्बोनेट, एक तुम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो कार्बोनेट, और CO2 H2 जो निकलते हैं वो निकल जाएंगे। ये CO2 H2O और ये कार्बोनेट। तो व्हेन द बाइकार्बोनेट्स आर हीटेड दे कन्वर्ट इनटू कार्बोनेट। NaHCO3 ये आपका आएगा सॉल्वी अमोनिया प्रोसेस में। सॉल्वी अमोनिया प्रोसेस में NaHCO3 जब बनाएंगे तो हम बोलेंगे कि ये बेकिंग सोडा बन गया है। ये बेकिंग सोडा बन गया, बेकिंग सोडा को गर्म करने पे वॉशिंग सोडा बन गया। वॉशिंग सोडा इज Na2CO3, ठीक है ना। अब वैसे तो Na2CO3.NH2 होता है, लेकिन मैं तो जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ उसका। तो अपन ही कह सकते हैं कि ये वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन सॉल्वी अमोनिया प्रोसेस जब मैं करवाऊंगा S ब्लॉक में, तो उसका आखिरी स्टेप ये वाला होगा। तो इस प्रकार से आपका थर्मल डिकम्पोजिशन पूरा की पूरा फिनिश हो गया है। जिन बच्चों ने मेरे को मैसेज या व्हाट्सएप दिए उन बच्चों को थैंक्स अलर्ट करने के लिए मेरे को कि है ना सर आपने ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आपका रह गया है, तो कोई समस्या नहीं, मैंने करवा दिया है। आई होप कि सब लोगों को अब सारा थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचना चाहिए कि सर हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन वीक है या सॉल्बिलिटी वीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन, सॉल्बिलिटी, ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स की बेसिक चीजें एकदम हार्ट है। मतलब समझ सिस्टम का हार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही वो है। मैं एक्सपेक्ट कि आप ये अच्छी तरह कर लेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट नाउ एंड गुड नाइट।